नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा पर आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इसके अलावा दो हमारे न्यूज लॉन्ड्री के साथी हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन है हमारे साथ। शार्दुल, स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्कार। इसके अलावा हमारे न्यूज लॉन्ड्री के स्तंभकार आनंद वर्धन भी हैं। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे साथ आपने सुना होगा, जो हमारे श्रोता हैं उनको दो आवाज़ें मिली होंगी। असल में आज हमारे साथ दो आनंद वर्धन लोग जुड़े हुए हैं। एक हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी हैं और दूसरा आनंद वर्धन सिंह हैं, जो कि लेखक हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उनकी हाल ही में किताब भी आप लोगों ने देखी होगी, हे राम टू जय श्री राम। तो इस किताब के लेखक हैं। इसके अलावा द पब्लिक चैनल के संस्थापक भी हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से। नमस्ते चौरसिया साहब, शार्दुल जी, और मेरे दूसरे नाम राशि आनंद जी को भी जी। और इसके अलावा हमारे साथ राजस्थान पत्रिका के उदयपुर सिटी एडिशन के संपादक हैं संदीप पुरोहित भी। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्ते। तो जो विषय है इस हफ्ते, उनके बारे में हम एक बार सरसरी तौर पर उसका जिक्र कर लेते हैं और इसके बाद हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। इस हफ्ते की सुर्खियों में पहले उदयपुर में एक हिंदू टेलर की दो मुस्लिम युवकों ने सरकलम करके हत्या कर दी। अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मृतक कन्हैया लाल ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाली एक पोस्ट को शेयर किया था। इस बारे में हम आगे बात भी करेंगे। इसके बाद उदयपुर में तनाव काफ़ी बढ़ गया है और प्रदर्शन के बाद थोड़ी बहुत आगजनी भी हुई और इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। सबसे ताज़ी खबर इसमें यह है कि ये दोनों आज अदालत में पेश किए गए और इन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर पिछले हफ्ते की खबर का अनुसरण कर रही है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शपथ कल ले ली। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस अब उप मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले बुधवार को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक फेसबुक लाइव में अपना इस्तीफा देने की घोषणा की थी और उन्होंने ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को रोकने की अपील को मना करने के बाद किया। तीसरी खबर असम से। भारी बारिश के बाद असम में बाढ़ के हालात और ख़राब हो गए। मंगलवार को असम के राज्य आपदा प्रबंधन ने बताया कि 28 जिलों में करीब 24 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और मारे गए लोगों की संख्या 139 पहुंच गई है। उत्तर पूर्व में ही बुधवार की रात मणिपुर में नोने जिले में तुपुल रेलवे स्टेशन के पास एक लैंडस्लाइड हुआ और इस भूस्खलन में अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। पास में सेना की एक कंपनी भी स्टेशन थी, तो मारे गए लोगों में सेना के जवान भी हैं और अभी तक 55 लोगों के लापता होने की खबर है, लेकिन सिचुएशन डेवलप हो रही है तो आगे पता चलेगा। 27 जून को ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी 2018 में उनके द्वारा एक हिंदी फिल्म के ट्वीट करने की वजह से हुई। पुलिस ने कहा था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और मंगलवार को दिल्ली की अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। आखिरी सुर्खी बिहार से। बिहार में भी राजनीतिक उठापटक चल रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 में से 4 विधायकों ने अपना दल छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन कर लिया और इसके बाद RJD जो है वो बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल संख्या बल के हिसाब से बन गई है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आनंद जी, जो आपकी किताब है ये हे राम टू जय श्री राम, थोड़ा सा अगर इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बता पाए कि ये विचार कहाँ से आया इस किताब का और इस किताब के कंटेंट में क्या है। ये किताब हे राम टू जय श्री राम 20 डेट्स विच चेंज द कोर्स ऑफ इंडिया, उसमें 20 ऐसी तारीखें जिन्होंने हिंदुस्तान की दिशा को चेंज किया और उसके इर्द गिर्द की पॉलिटिकल हिस्ट्री है। मैं बहुत ब्रीफ में बता दूं, मैंने 20 से 40 वर्ष के युवकों को ध्यान में रख के किताब लिखी है।
कि देश आजाद हो गया तो उसके बाद की बहुत सी ऐसी चीजें हैं और बहुत सी निटी-ग्रिटीज हैं, आधी अधूरी, कुछ अर्ध सत्य हैं, कुछ आधे फैक्ट पता है, नहीं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी की हत्या से लेके जो श्री राम मंदिर की स्थापना तक, जो फाइनली जब उसका वो हो गया, वहां तक की कहानी है। 20 अलग अलग, इंडिया चाइना का 62 वॉर, 65 वॉर, 71 वॉर, इमरजेंसी, इस तरह इस ताने बाने के अगल बगल बनाए। लेकिन मूल रूप से मतलब एक यंगर जनरेशन को हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की है। धन्यवाद। किताब के बारे में जानकारी देने के लिए। काफ़ी दिलचस्प विषय है और इस समय इसका काफ़ी राजनीतिक महत्व भी है। हमारे साथ संदीप जी उदयपुर से जुड़े हुए हैं और चूंकि एक बड़ी वारदात हुई है उदयपुर में, जहां पर कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी थे, उनकी गला काटकर हत्या कर दी 2 युवकों ने, और उन दोनों युवकों ने उसके बाद उस घटना का वीडियो डाला। और जाहिर सी बात है इसका एक धार्मिक एंगल है, क्योंकि दोनों जो आरोपित युवक हैं मुसलमान थे और उन्होंने अपने वीडियो में जिक्र किया कि जिस तरह से नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में असभ्य टिप्पणियां की, उससे वो काफ़ी नाराज़ थे और उसकी वजह से उन्होंने बदले की कार्रवाई की है। और इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि संदीप जी से एक बार इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर वो हमें थोड़ा सा जानकारी दे पाए कि उदयपुर में दरअसल चल क्या रहा था। क्योंकि हमें भी ये जानकारी मिली कि जो आरोपी जिनकी हत्या हुई कन्हैया लाल की, उनके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट थे जिसमें उन्होंने नूपुर शर्मा को समर्थन दिया था और उसके बाद उनको धमकियां भी मिल रही थी। उनकी पोस्ट को लेकर उनको गिरफ्तार भी किया गया था और वो ज़मानत पर भी थे। तो जाहिर सी बात है कि ये बात पहले से काफ़ी चल रही थी और जिसका अंतिम परिणति बहुत दुखद हत्या के रूप में हुई। तो पूरा वाकया क्या था संदीप जी, अगर आप हमें बता पाएं। देखिए, वाकया था कि नूपुर शर्मा के जो डायलॉग हुआ, जो बयान आए, उससे पूरा थोड़ा सा देश में जो अलग किस्म का माहौल सब तरफ से पैदा हुआ। उसके बाद उसका कई लोगों ने फॉलो किया, कई लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया करी, कई लोगों ने उसके समर्थन में आए। यहाँ एक चूंकि सामान्य व्यक्ति हैं कन्हैया लाल जी, और मूलतः वे उन्होंने टिप्पणी करी और एक पोस्ट वायरल किया, और उस पोस्ट के वायरल होने के साथ कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति करी। आपत्ति करने पर उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया धारा 151 के तहत और अन्य धाराओं के तहत, और उनको बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। जमानत पर छूटने के बाद उन्होंने कहा पुलिस से कि उनको लगातार धमकियां मिल रही है। पुलिस ने कहा 1-2 दिन बाद दुकान खोल लेना, देख लेना। 3-4 दिन तक बोले कि आप देख रहे हैं। वो कह रहे मेरी दुकान पर रेकी करके जा रहे हैं वो लोग, वो मुझे देख रहे हैं। उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने 3-4 दिन दुकान बंद रखी और उसके बाद उन्होंने अपनी दुकान खोली, और खोलने के बाद जो घटना हुई उससे पूरा देश परिचित है। एक चीज़ और थोड़ा सा अजीब सी हुई कि उनके ऊपर खतरा था और उन्होंने इसकी चिंता भी जताई थी। चिंता नहीं जताई, उन्होंने लिखित में खत लिखा, जिस खत को कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद पढ़ा, जो यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बैठक करी। उन्होंने उस खत को पढ़ा और एसपी और आईजी को पूछा कि ये लिखित में जब आपसे सुरक्षा की गुहार कर रहा था, सुरक्षा मांग रहा था, तो आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? ना आईजी ना एसपी इसका जवाब देते बने। और उसके चंद घंटों बाद अशोक गहलोत जयपुर गए और जयपुर जाते उन्होंने आईजी और एसपी का तबादला कर दिया। यानी सरकार खुद मान रही है कि जब सुरक्षा मांगी जा रही थी तो क्यों नहीं दी। तो एक तो जानकारी आपने दी कि उन्होंने 4 दिन तक अपनी दुकान बंद रखी और फिर काफ़ी उसके बाद उन्होंने अचानक से खोली। तो ऐसी स्थिति में उनके खतरे को देखते हुए उनके अंदर शंका और ये तो बनी रहनी चाहिए थी, क्योंकि अचानक से पहले ही दिन दुकान खोली उन्होंने खतरे के बाद, और 2 दूसरे मतलब मैं कहूँगा मजहब के संप्रदाय के लोग आए उनको, तो उनके मन में शायद कोई शंका नहीं पैदा हुई, या उनको ऐसा लगा नहीं कि जो खतरा उनको था इस तरह की कोई बात हो सकती है। क्योंकि पहले उन्होंने एहतियात के तौर पर शायद अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगवा रखा था, और जो हमलावर थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को भी बंद किया। ऐसा क्या इस बात में सच्चाई है?
मुद्दा ये नहीं कि सीसीटीवी ऑन था या सीसीटीवी ऑफ था। आज देश के सामने समस्या दूसरी है, देश के सामने चुनौतियां दूसरी है कि हम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम किस ओर जाना चाहते हैं। मैं तो 48 साल का हो गया, 48 ईयर्स का हो गया, 10-12 साल 15 साल जितना साल और जीऊंगा जी लूंगा, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को मैं क्या देके जाना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ। ये विषय उन तमाम विचारधारा के लोगों के लिए है जो राष्ट्र के नीति निर्माता हैं। मैं किसी एक पक्ष के साथ कभी खड़ा नहीं होता हूँ। मैं उदयपुर डिवीजन का एडिटर हूँ, थोड़ा संशोधन कर दूं, और मैं पिछले 18 साल से एडिटर हूँ, और मैं ये महसूस करता हूँ कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा ठीक नहीं है। ठीक बात है, आपकी चिंता बहुत वाजिब है कि हमारे साथी हैं शार्दुल भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। संदीप जी नमस्कार, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक दो खबरें और पता चली थी, उसमें कितनी सच्चाई है कि बाजार में उस दिन कन्हैया की दुकान के अलावा एक दो और दुकानें ही खुली थीं, और दूसरी बात ये कि दुकान के शायद किसी कर्मचारी ने भी इस मतलब जब ये उन पर हमला कर रहे थे कन्हैया लाल जी पर, दोनों लड़के, तो उसने भी बीच बचाव शायद करने की कोशिश की, तो उसको भी चोटें आई हैं, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, वो अस्पताल में भर्ती हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिलकर के भी गए थे। देखिए, हत्या जघन्यता तरीके से करी गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, इसमें कोई शक नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जब उनको गिरफ्तार किया जा चुका था, जब वो जमानत पर रिहा थे, तो फिर कानून हाथ में लेने की क्या आवश्यकता आ गई? ठीक बात है। निश्चित तौर पर मैं दोनों तरीके के फैनेटिज्म को कंडेम करता हूँ, किसी भी किस्म का हो, किसी भी तरह हो, ये गलत है। तो मूल चीज ये समझनी पड़ेगी कि आखिर हम प्यार से रहना कब सीखेंगे, आखिर हम चीजों को ठीक कब करेंगे, हम ऑर्डर में कब लाएंगे कंट्री। क्या दो रिलीजन के लिए ये कंट्री इसलिए बना था? जो मुसलमान इस देश में रह रहे हैं वो अपनी बाय चॉइस रह रहे हैं, उनके पास ऑप्शन था, हिंदुस्तान पाकिस्तान, उन्हें इस मुल्क से मोहब्बत है, इसलिए उन्होंने ये मुल्क चुना। लेकिन मुझे कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि जिस तरह का अपीजमेंट अपनाया गया, जिस तरीके की चीजें अपनाई गई, उससे वो फैनेटिज्म बढ़ा, और उस फैनेटिज्म का ही ये रूप है। नहीं, आपकी बात सही है। जो राजनीति है इस देश में वो इस दिशा में बहुत कुछ कर सकती है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी के क्या हालात है उदयपुर में, इस घटना को लेकर अब क्या चल रहा है? मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट बताता हूँ। इस वक्त मैं जो घटना घटी थी मालदा स्ट्रीट पर, उससे करीब 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर उसी पुराने शहर में एक घर में बैठा हूँ, और ये इस घर के बाहर से मैंने एक ऐसी अद्भुत रथ यात्रा देखी है जो यहाँ के बाशिंदे, 2 लोग जिन्होंने मुझे अभी बात में कहा कि ऐसी रथ यात्रा कभी नहीं निकली है। रथ यात्राएं लंबी लंबी 18-20 साल से रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ की, उसमें बहुत सारी झांकियां होती है। इस बार प्रशासन और कानून सख्त था कि झांकियां कम निकले, रथ यात्रा छोटी हो। कल रात को 11 बजे तक मीटिंग चली और दोनों समुदाय के लोगों को बुला करके डिविजनल कमिश्नर राजेंद्र भट्ट, कलेक्टर ताराचंद मीणा, दिनेश यामन साहब जो एडीजी हैं, दिनेश यामन वो एडीजी हैं जो एक एनकाउंटर का जिन पर आरोप था और जो बाद में कई साल तक जेल में भी रहे। मैं यहाँ ये उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। बाद में उनको कोर्ट ने बरी कर दिया और अभी इस वक्त वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं यहाँ राजस्थान सरकार में, राजस्थान पुलिस में। और श्रीनिवास राव जंगा जो एडीजी है यहाँ एडिशनल डायरेक्टर, इस तरह के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और दोनों समुदायों से बात करके रथ यात्रा निकाली गई। झांकियां कम थी, आप बात समझ रहे, डीजे कम थे, लेकिन जनसैलाब ऐसा कभी नहीं था। ऐसा जनसैलाब लोगों ने कहा कभी नहीं देखा। पूरी तरफ भगवा झंडे मौजूद थे, ये देश है वीर जवानों का, गाने थे, कन्हैया कन्हैया नारे थे। कन्हैया भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है और कन्हैया भगवान जगन्नाथ का भी नाम, और कन्हैया जिनकी जघन्य हत्या की गई उस व्यक्ति का नाम भी कन्हैया है। तो कन्हैया बोलते वक्त जो एक उन्माद जो चीजें थी, वो साफ गुस्सा और आक्रोश देखा जा सकता था। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ आनंद वर्धन सिंह है, उन्होंने किताब लिखी है उनकी किताब इसी तरह के एक ट्रांजिशन की बात करती है, हे राम टू जय श्री राम। और आपने जिक्र किया कि कैसे कन्हैया से कृष्ण और जगन्नाथ से कृष्ण। और आनंद जी नमस्ते। क्योंकि जनरली आप लोग की चर्चा में सुनता आया हूं और आप इसको बहुत लाइटली और बहुत ही लाइवली दोनों तरह से आप उसको करते हैं, लेकिन आज का विषय ऐसा थोड़ा सा है, गंभीर है। जब आप बात करिए तो आपको मन में क्षोभ भी होता है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है।
लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा चीज को और लाइट बनाने के लिए जरा एक बात विषय से अलग कह दूं। संदीप जी का कहना था 48 साल की उम्र है और 12 साल और बचे हैं। मैं अपने गांव गया था करीब 1-2 साल पहले, और कोई किसी व्यक्ति को मेरे साथ चलना था, वो आया नहीं। तो जब जीप में जा रहे थे गाड़ी में, तो पूछा कि भाई कहाँ, तो उसने कहा मैं ईस्टर्न यूपी का हूं। उसने कहा कि अरे पुरान मनाई रहले, मर गए ले। तो हमने कहा क्या उम्र थी? अरे यही 50-55। तो मैं तो 60 पार कर गया था। तो मैं तो उस हिसाब से मतलब कब्र के अंदर या ताबूत के अंदर होना चाहिए था मुझे। खैर, with that in mind, मेरे हिसाब से ये बहुत स्पष्ट है कि देखिए, अब ये आ रहा है कि पाक कनेक्शन था, पाकिस्तान का कनेक्शन था कहीं घटना में। और मेरे लिए जो सबसे, जो ये इस क्राइम को जो सबसे ज्यादा हीनियस बनाता है, ये तो सभी लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बातें हैं, लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड है। ये 17 तारीख से लेके जिस तारीख तक अंजाम देता है, वो शायद 27-28 जो भी तारीख है, उस तारीख तक वो वीडियो बना रहा है, वो जाके अपने को शूट कर रहा है, वो जुमे की नमाज में जा रहा है। और मैं ये मान सकता हूं, बहुत से लोगों से बहुत से घटनाएं होती हैं जहां स्पर ऑफ द मोमेंट पे आपको कहीं कुछ ऐसा होता है, गुस्सा आ जाता है, आवेग में आ जाता है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ होता है, उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। लेकिन एक कोल्ड ब्लडेड कॉन्स्पिरेसी करके, ये हीनियस ऑफ द हीनियस क्राइम है इसकी। और मेरे हिसाब से ये इंसान नहीं, ये लोग हैवानी की श्रेणी में आएंगे। अगर इंसान और हैवान दो तरह के लोग हों तो ये हैवानियत की श्रेणी में आएंगे। Having said that, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, और जो शायद पॉलिटिकल उसके नाते लोग नहीं कह रहे हैं, मैं पूरे मार्क्स दे रहा हूं अशोक गहलोत को, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरह से तुरंत वो करके इस चीज को कंट्रोल किया है, मेरे हिसाब से ये दूसरा गोधरा होने की कगार पे था। अगर उस दिन थोड़ा भी ढिलाई होती तो ये एक बड़ा उपद्रव हो सकता था, बड़ा लोगों की मौत हो सकती थी। 5-6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेना, हाँ 5-6 के अंदर कार्रवाई ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी 4 घंटे के अंदर हो गई। हाँ, और दूसरा ये है कि एसआईटी बना दी शाम तक, पैसा नौक, मतलब जितनी चीजें हो सकती हैं तो फटाफट करके खुद चले गए। लेकिन ये सब के बीच में एक चीज आज है, जो आज भी उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। इन सबके पीछे अगर जिसको कहते हैं ना कि वो ये जो जड़ है, वो उस दिन के एक चैनल पे जो डिबेट हुई थी और जिसमें नूपुर शर्मा जी ने सब शुरू किया था, ये वहां से शुरू होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि नूपुर शर्मा जी को गिरफ्तार नहीं करना भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि नूपुर शर्मा जी ने अच्छा कहा, सही कहा, गलत कहा, कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, ये अदालत डिसाइड करेगी। उनके ऊपर एफआईआर है, गिरफ्तार करिए, जैसे कहीं और आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी आप शायद जुबैर साहब की भी हम लोग कुछ बात करेंगे, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार करिए, अदालत है इस देश में, अदालत अपना निर्णय सुनाएंगे, लेकिन गिरफ्तार नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी कि आप तो इसलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि आपके पीछे भारी भरकम ताकतवर लोग खड़े हैं, इसलिए आप ये कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आज की तारीख में। और कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं पिछले उस दिन से कह रहा हूं, पिछले 1 महीने से, आप जैसे चौरसिया साहब, शार्दुल साहब, आप लोग हैं, आपकी जिम्मेदार, आप हम लोगों को मॉडरेट कर रहे हैं। अगर मैं कोई अभद्र बात करूं, अमर्यादित बात करूं, ऐसी बात करूं जो है, तो ये आपकी बेसिक, आप इससे नहीं भाग सकते हैं कि नहीं मैं क्या करता। अरे भाई, आप मुझे रोकिए, आप कहिए कि आपने गलत कहा है। तो उस दिन का जो भी एंकर था, ये पूरी जिम्मेदारी नूपुर शर्मा और दूसरे वो जो एक दूसरे धर्म के अनुयायी थे, उनसे ज्यादा मैं उस एंकर की भी मानता हूं। मीडिया को लेकर तो मीडिया का जो उसमें रोल है, या जो एंकर है नाविका कुमार, वो टाइम्स नाउ की, उनकी एक बड़ी भूमिका रही कि उन्होंने, और वो एक पैटर्न बन गया है, एक आदत बन गई है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन होना था। क्योंकि आप हमेशा क्या करते हैं कि आपने सारी बहसों की जो डिबेट संस्कृति है टेलीविज़न की, उसमें एक पैटर्न बना लिया है कि आप जो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं उनको खुली छूट देते हैं, उनको अपनी बात कहने का, उल्टी सीधी बात कहने का, गाली गलौज करने तक की स्थितियां आ जाती हैं चैनलों पर, तो वो सारी छूट देते हैं। और खुद सवाल जो करना होता है वो विपक्षी दलों से पूछते हैं। ये सारी, तो ये जो बदली हुई पूरी एकदम उल्टी संस्कृति है टीवी चैनलों की, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। और उस दिन जो हुआ, वो किसी न किसी दिन वो दुर्घटना इस तरह की होनी ही थी। तो मैं सिर्फ इसलिए इस बात को कह रहा था, मैं 1 मिनट में इस बात को समाप्त कर लूंगा, कि अगर ये किसी ने, अगर नूपुर शर्मा ने मान लीजिए स्पर ऑफ द मोमेंट में, हीट ऑफ द उसमें कहा, तो आपको उसको तुरंत वही रोक के
कहना चाहिए था कि आपने गलत कहा और आप इसको बिल्कुल मत कहिए। उनकी तरफ से इस तरह का कुछ नहीं आया है और मेरे लिए पहली जो दोषी हैं वो नाविका जी हैं। मैं दूसरा एक चीज और कह रहा हूं कि ये भी एक अजीब सी बात इस देश में हो गई है कि हम लोग बहुत इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं। मैं एक आपको वाकया याद दिला दूं, मतलब इस देश में नहीं, बगल में पाकिस्तान है, साबरी ब्रदर्स में वो अमजद साबरी थे, 2016 में उनकी हत्या इसलिए कर दी गई कि उन्होंने किसी शादी की कवाली में वो जो दूल्हा दुल्हन थे उनके ऊपर उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो वो जो अली जैसे हैं और उनकी बेगम मतलब मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनसे उनको कंपेयर कर दिया। आप ये बताइए, हिंदुस्तान में जो शादी होती है उसमें 90% शादी के गानों में राम सीता बोला जाता है, राम सीता बनाया जाता है, बिल्कुल। तो अब अगर इतना, मतलब मेरा ये कहना है कि शायद सोसाइटी भी धीरे धीरे हम बहुत ही इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं और उसकी वजह हम और आप सब जानते हैं, उसकी वजह केवल सियासत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमने उस सियासत के चलते अपने को इतना वाटर टाइट और इतने हम एक उसमें बंद गए हैं कि नहीं मैं या तो सही या तो ब्लैक और व्हाइट है, ग्रे एरिया आप कुछ नहीं रह गया। हम सब लोग सरदार जी लोगों के ऊपर कितने हंसी मजाक होते थे और मेरे साथ के तो जो सरदार लोग थे वही सबसे ज्यादा जोक सुनाते थे इसके। तो ये भी कहीं ना कहीं चौरसिया साहब ये एक समाज का एक क्षय हुआ है इसमें। मैं आनंद को इस बहस में लाना चाह रहा हूँ, इस बातचीत में, बहस नहीं करते हम लोग, बातचीत में लाना चाह रहा हूँ। उसमें आनंद, जब ये स्थिति बनी और हम थोड़ी देर बाद जुबैर की भी बात करेंगे, इसका अगला जो हिस्सा है मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ के जो संस्थापक हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। न्याय का जो मसला है वो बहुत इस देश में लचर डामाडोल हो गया है और बहुत सारे समस्याओं की जड़ बनता जा रहा है। और केवल हम इसी मसले को अगर देखें तो जिस तरह से मोहम्मद जुबैर को सिर्फ इसलिए दंडित किया जा रहा है क्योंकि उनके किसी फैक्ट पर या उनके किसी ट्वीट पर पूरे देश की एक तरह से खिल्ली उड़ गई, माफ़ी मांगना पड़ा सत्ताधारी दल को, बैकलैश हुआ इंटरनेशनली, पार्टी के प्रवक्ताओं को निकालना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को, जो भी हुआ। उन प्रवक्ताओं को जो सेंस ऑफ जस्टिस होता है उनके खिलाफ उनको पार्टी ने निकाल के और आंख बंद कर लिया और ये लगातार होता आ रहा है। दिल्ली के दंगों में कुछ लोगों की भूमिका सामने आती है ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर, लेकिन उनके खिलाफ केसेस दर्ज नहीं होते। इस तरह की बयानबाजियां होती हैं, केस दर्ज होता है लेकिन उनको गिरफ्तारी नहीं होती है और न्याय का इधर उधर मखौल एक तरह से। तो ये जो सेंस ऑफ जस्टिस है ये मिलता हुआ नहीं आ रहा है, दिख रहा है। और उसके नतीजे में, और ये जब मैं कह रहा हूं तो ये इसका कतई मतलब नहीं है कि जो हत्या उदयपुर में हुई या जिन लोगों ने की वो कहीं से जायज है या जस्टिफाइड है या उन्होंने सही कृत्य किया, लेकिन हमें हमेशा समस्या की जड़ की ओर देखना पड़ेगा कि चीजें क्यों गड़बड़ हो रही हैं। जो काम, जो गलत कृत्य किया उसके पीछे के काज, उसके पीछे की वजह कहाँ है, क्या हुआ था। और नुपुर शर्मा जैसे लोगों का आज़ाद घूमना, जैसा कि आनंद जी कह रहे थे अभी कि भाई कोर्ट सजाएं देंगी, कम से कम आप करते हुए तो देखिए। लेकिन पुलिस जैसी संस्था इस देश में बेमानी हो चुकी है, वो इतने फ्रेजाइल और इस तरह के उसमें काम करती है कि साफ साफ दिखता है कि वो किसके पक्ष में और किसके खिलाफ काम कर रही है। तो ये जो सेंस ऑफ जस्टिस का माहौल पूरे देश में खराब होता जा रहा है, उस पर मैं चाहूंगा आनंद आप सबसे पहले अपनी टिप्पणी दें और फिर हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें ये तो आपने एक पहले तो चार्जशीट ही पढ़ दी, तो चार्जशीट नहीं पड़ी अभी, चार्जशीट तो मामले में दाखिल भी नहीं हुई तो है। ये जो देखिए दो चीजें हैं इसमें कि एक सब्सटेंटिव जस्टिस, एक प्रोसीजरल जस्टिस। तो मेरे ख्याल से सब्सटेंटिव जस्टिस हमेशा बहुत सब्जेक्टिविटी की चीज रही है। ज्यादा से ज्यादा इसमें अभी फिलहाल जो स्पेसिफिक्स में आए तो प्रोसीजरल जस्टिस में जो लूपहोल्स हैं या जो भी पक्षपात का जो भी आरोप है वो सामने आ रहा है। तो अब ये उदयपुर वाले मामले पे बोलना है कि जुबैर पे या थोड़ा सा व्यापक आपने इसका दायरा कर दिया है। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि नुपुर के मामले में जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई रही उसने इस चीज को फ्यूल किया। और आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में ये बात बहुत स्थापित भी हुई बहुत प्रमुखता से कि उस घटना की वजह से, नुपुर के उस बयान ने ये सारी आग लगाई जिसके नतीजे में हमारे सामने एक हत्या हुई और कन्हैया लाल की जान भी गई, जिसके तो ये
अ, मतलब संदर्भ क्या था, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना, ये बहुत ही विवादास्पद चीज़ है। मैं वो कॉज़ैलिटी, जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट सुप्रीम कोर्ट का वो जो ऑब्ज़र्वेशन है, वो भी एक खतरनाक ही है, क्योंकि अब फ्रांस में कह देना कि आपने ऐसा कार्टून बनाया इसलिए ये हत्या हुई। आपने किसी स्कूल टीचर को कह देना कि आपने क्लासरूम में ये बताया इसलिए वो ये हत्या हुई। तो ये कॉज़ैलिटी का कोई अंत नहीं है कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप ऐसे एस्टेब्लिश कर देना। मेरे ख़्याल से न्यायपालिका को थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा रिस्ट्रेन से भाषा का उपयोग करना चाहिए था। क्योंकि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि जो टॉलरेंस और ख़ासकर जो अभी का माहौल है, जैसे कि आपने जस्टिस की बात की, तो अब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो रिलीजियस मेजॉरिटी है यहाँ, उसमें भी एक कॉम्पिटिटिव विक्टिमहुड का 295 जो आईपीसी का है, 295 ए, वो तो कॉम्पिटिटिव विक्टिमहुड का एक तो बना-बनाया ग्राउंड ही दे देता है कि क्योंकि ऑफेंस जो है एक सेंटिमेंटल चीज़ है, उसको कोई भी कभी भी कैसे डिफाइन कर देगा कि हम ऑफेंडेड हुए। तो अब इसका तो कोई अंत है नहीं, वो तो डिफाइन कर देगा और इसमें कॉम्पिटिटिव एक प्रतिस्पर्धा आ जाएगी कि हम ज़्यादा ऑफेंड हुए या तुम। तो एक ब्रिटेन के एक अ, दार्शनिक थे जो जिन पिछले वर्ष ही उनकी मृत्यु हुई, रॉजर स्कर्टन, या 2020 में शायद मृत्यु हुई। तो उन्होंने तो एक बात बोली थी उन्होंने, जो कि इस तरह के मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ में जो कि मिस इंटरप्रेट होना बहुत उम, लाज़मी है, लेकिन उसको बहुत बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत हो सकती है। उन्होंने कहा था कि बहुसंख्यक समाज को सिर्फ इग्नोर नहीं, ऐसा नहीं महसूस हो कि वो इग्नोर नहीं हो रहा है, उसको भी उतना ही सम्मान हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको सम्मान जो है अल्पसंख्यक से ज़्यादा हो, लेकिन उसको जब ये फीलिंग आने लगेगी कि वो उसके ऑफेंस को, उसके मतलब रिलीजियस फीलिंग्स को नहीं सम्मान मिल रहा है, या उसको और तरह की और तरह की चीज़ों में वो पीछे आ रहा है, तो उसका एक राजनीतिक जो है गिद्ध होते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक क्योंकि अ, जो मैन्युफैक्चर्ड ग्रीवेंस है वो बहुत दिन नहीं चलता है। लेकिन अगर जो ग्रीवेंस है बहुत दिन से है, हिस्टोरिकल है, तो वो लंबे समय तक खींचता है। नहीं, बस मैं इसमें एक चीज़ रोकना चाहूँगा आनंद। ये जो जिस जिस ग्रीवांस की बात कर रहे हैं आप, इसके पीछे कम से कम हिंदुस्तान में बहुत बड़ी वजह उसका एक पॉलिटिकल हिस्सा है, जो कि लगातार इन सब चीज़ों को हवा देता है। किसी भी पैमाने पर आप किस लिहाज से आप ये तय करेंगे कि जो रिलीजन या बहुसंख्यकों की जो भावना है वो इस देश में उसको शोषित किया गया या इसको प्रताड़ित किया गया। इस देश के सारे प्रधानमंत्री आज तक हिंदू हुए। इस देश में मतलब 95% से ज़्यादा नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में हिंदुओं का वर्चस्व है। इस देश में ऐसा कौन सा चीज़, इस देश की आबादी 36 करोड़ से बढ़कर 136 करोड़ हो गई, ये तो और उसमें आप एक उसके लिए अलग एक विमर्श रखिए कि ग्रीवेंस सही है या नहीं, अभी क्योंकि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सीमित है पॉलिटिकल कि पार्टियों के ग्रीवेंस को आप लोगों के ग्रीवेंस है, जिस दिन पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, रिस्पॉन्सिबल लोगों हो जाएंगी उस में दिन वो जैसे ग्रीवेंस, कि देखिए इमेच्योर पॉलिटिक्स हो रही है इस देश लोकलाइज्ड में। स्थानीय रूप से भी, जैसे ड्राइंग रूम कन्वर्सेशंस में मिडिल क्लास में ले लीजिए, या चाय दुकानों पे, ये ग्रीवेंस तो लोगों की होती ही है। अब उसको दिशा कैसे दी जाए, उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए, या उसमें जो है समझदारी की बात की जाए, जो इंटर कम्युनिटी हार्मनी की, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फर्ज़ी जो होता है ना, फर्ज़ी ग्रीवेंस जो है वो कुछ दिन तक चल सकता है। लेकिन उस ग्रीवेंस अगर छोटा है, उसको एक्सेजरेट करके, ये आप कह सकते हैं कि कोई भी समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, कोई भी, जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं वो ग्रीवेंस को एक्सेजरेट करते हैं, उसको पॉलिटिकली वेपनाइज कर सकते हैं। लेकिन ग्रीवेंसेस जो हैं वो पूरे एक मैक्रो लेवल पे आप देख रहे हैं, लेकिन छोटे-छोटे जनसमूहों में देखिए तो लोगों में कुछ-कुछ मामलों पे ग्रीवेंस हैं,
स्थानीय स्तर पे नुक्कड़ में किसी गली में ग्रीवेंस हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसको दूसरे तरह से परिभाषित ये विमर्श मेरे ख्याल से, क्योंकि 2-3 चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो मेरे कहने का मतलब है यही कि ये जो मुद्दा उठा उससे आया, उस बयान से, टेलीविज़न डिबेट से, उसके बाद एक मैंने उस समय लिखा भी था कि इसका जो है तात्कालिक परिणाम होने वाला है कि अभी हम कुछ समय इसमें कॉम्पिटिटिव विक्टिमहुड का देखेंगे, कि अभी बहुत सारे समुदाय ये क्लेम करेंगे कि हमारा जो है हम ऑफेंडेड हुए हैं। उनके कम्युनिटी लीडर्स करेंगे, समुदाय करे या नहीं। मेरे ख्याल से एक और चीज़ है कि प्रेम और सद्भाव या घृणा, इससे ज़्यादा जो है जो धर्मनिरपेक्षता चलती है इंडिफरेंस से, उदासीनता से। इन मामलों से लोग उदासीन, इंडिफरेंट है। अधिकतर जो है एक बड़ा जनमानस जो है इन चीज़ों से इंडिफरेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो इंडिफरेंस का दायरा कम हो रहा है। उस इंडिफरेंस का दायरा कम हो रहा है, क्योंकि विजुअल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसमें उसमें जो फीड आ रहा है वो व्यक्तियों से आ रहा है या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है, उस इंडिफरेंस को कम करने की कवायद। ठीक बात है। तो शार्दुल को इस बातचीत में मैं शामिल करने से पहले एक तथ्य की तरफ मैं ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जिस सेंस ऑफ जस्टिस की बात मैं कर रहा था कि लोगों के अंदर जब तक न्याय की भावना नहीं आती है तब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं। जो ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी हुई है, आप उसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे तब समझेंगे कि कितने हास्यास्पद और कितने खोखले ग्राउंड पर एक आदमी की गिरफ्तारी की गई है। और ये जो गिरफ्तारी है उसमें जो धाराएं हैं वही बिल्कुल सेम धाराएं नूपुर शर्मा के खिलाफ हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस है। आज कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी उनके खिलाफ है। उसके बावजूद नूपुर शर्मा अभी भी स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष रूप से आज़ाद होकर घूम रही हैं। 2018 में ज़ुबैर ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट क्या था? एक फिल्म का सीन था, उसमें उन्होंने लिख दिया था 2014 से पहले और 2014 के बाद। एक जोक है कि हनीमून होटल को उन्होंने हनुमान होटल कर दिया। ये एक फिल्म का सीन है जिसका स्टिल पिक्चर डाल के और उस पर 2014 से पहले 2014 के बाद लिख दिया। इसके मुकाबले आप देखिए कि इंटेंशन क्या होती है, भाव, मंशा क्या थी। तो इस मंशा में आप देखेंगे कि एक विनोद की फिल्म का एक सीन है, उसको एक राजनीतिक माहौल से उन्होंने जोड़ के मत। नुपुर शर्मा की मंशा क्या थी? जब वो बोल रही हैं टेलीविजन पर, जब वो अपने बयान दे रही, आपको दिखेगा कि बैड इंटेंशन, बैड टेस्ट, नफरत का अंदर से एक वो आ रहा है, और किसी को अपमानित करने का या किसी धर्म को नीचा दिखाने का। ये तो बात हुई सेम धाराओं में। तो उस 2018 के ट्वीट पर एक आदमी आता है, फेक नाम से एक ट्विटर हैंडल बनाता है, और 2021 में बनाता है वो हैंडल। 2018 में जो ट्वीट ज़ुबैर का है, 2021 में उसने अपना हैंडल बनाया हनुमान भक्त के नाम से, और सिर्फ एक ही ट्वीट पर उसने जाकर देखा कि मोहम्मद ज़ुबैर ने एक ट्वीट 2018 में किया था, उस पर जाकर वो टैग करके शिकायत कर देता है कि इससे मेरी भावना आहत हो रही है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इंटरवीन करना चाहूंगा जी कि एक तो जितने भी सोशल मीडिया पे अकाउंट एक खोलते हैं, मिनट संदीप जी, आप मैं इस क्रोनोलॉजी को समझा दूं, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा, लोगों को समझने में आसानी रहेगी जी। इसके बाद 2022 में अब जाकर पुलिस जगती है कि ओहो 2018 में उसने एक ट्वीट किया था और 2021 में उस पर शिकायत आई थी, इसलिए अब हमें इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये हाल है पुलिस व्यवस्था के कामकाज का, पुलिस के एक्शन का। ऐसे माहौल में सेंस ऑफ जस्टिस की जो बात है, लोगों के अंदर न्याय का भाव कैसे मजबूत होगा, कैसे नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आप सब लोगों से इस पर कमेंट्री चाहूंगा मैं। संदीप, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात पूरा करें। मैं पहले सबसे पहले कहना चाहूंगी, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं या खुले हुए हैं, जब आप छोटी छोटी चीज पर पैन कार्ड मांगते हैं, आधार मांगते हैं, कोई और अपना आईडी प्रूफ मांगते हैं, तो सोशल मीडिया का अकाउंट खोलते वक्त सबसे पहले ये मांगा जाना चाहिए, ताकि जितने फेक अकाउंट हैं वो रोके जा सके।
और चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी ट्रोल आर्मीज चलानी है, इसलिए वो ये ऐसा होने नहीं देती। जिस तरह से कहते हैं ना कि पारदर्शिता होनी चाहिए और सूचना के अधिकार का कानून होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने पर ये कानून नहीं लाती है। तो कई जगह इनमें अघोषित समझौते हैं। वो एक प्रकार का समझौता यहाँ इसमें भी है कि ये तमाम फेक अकाउंट्स रुक सकते हैं, तमाम चीजें रुक सकती हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, अब बच्चों के नायक, बच्चों के हीरो जो है वो गांधी, नेहरू, अंबेडकर या किसी को दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पसंद है या कोई और पसंद है, वो नहीं रहे हैं। अब वो नायक हो गए हैं इस देश के बच्चों के, जिनके 6 मिलियन फॉलोवर है, 50 मिलियन फॉलोवर है, 22 मिलियन फॉलोवर है, उसके इतने हिट आते हैं, अपने विजिट आते हैं। तो ये जो नई व्यवस्था सोशल मीडिया ने गढ़ी है, ये बड़ी चिंताजनक है। और दूसरी एक और छोटी सी बात कह के मैं इजाजत भी लूंगा कि सोसाइटी सेलिब्रिटी सिंड्रोम से गुजर रही है। ब्यूरोक्रेट ट्वीट कर रहे हैं दिन भर काम करने की बजाय, पॉलिटिशियंस की आर्मी लगी हुई है। तो सर ये जो है ना सेलिब्रिटी सिंड्रोम की, मैंने ट्वीट किया, उस पर इतने लाइक आए, इतने लोग थे, इतने कमेंट आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा समाज को हम सेलिब्रिटी सिंड्रोम की ओर ले जा रहे हैं, जो बहुत गलत है। मुझे एडिशन भी छोड़ना है, सारी खबरें, क्योंकि आज उदयपुर में बहुत बड़ी घटना है। आपको इजाजत है सर, आपने हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा कि जाने से पहले आप हमको अपना रिकमेंडेशन एक दे दें। हमारे श्रोताओं को ज्यादातर हमारे जो मेहमान सारे आते हैं वो एक रिकमेंडेशन दे के जाते हैं, तो आप अपना रिकमेंडेशन दे के जाइए। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस कंट्री के लिए बहुत खतरनाक है। आप उससे इंफॉर्मेशन लीजिए, लेकिन बिना उसको फैक्ट चेक किए आगे मत बढ़ाइए। और एक और चीज मेरे मीडिया के साथियों में लिखना चाहता हूँ, न्यूज इज नॉट ए नूडल, न्यूज इज नॉट ए नूडल, कि आप चाहें जब जैसे जिस तरीके के जायके में पका करके परोसते हैं। फैक्ट चेक। थैंक यू सो मच। शार्दुल, आपने सुना जो सवाल था कि वो जो जिस तरह से अलग एक ही तरह के मामले में अलग अलग तरीके से बर्ताव है पुलिस का, व्यवहार है पुलिस का, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक अनरेस्ट पैदा कर रहा है सबके अंदर। आपकी ये उदयपुर की पूरी घटना है और नुपुर शर्मा का जो पूरा मामला, उस पर टिप्पणी, नुपुर शर्मा पे हमने पहले भी बहुत बात की है, तो मेरे ख्याल से हमें उदयपुर की बात करनी चाहिए। बहुत सारी बात हो गई। तो देखिए, नुपुर शर्मा पे मैं बस इतना कहूँगा, जब हमने वो बात की थी तो मैंने कहा था तब भी, और हम मेघनाथ भी थे तब, उन्होंने भी कहा था कि मैं उनकी गिरफ्तारी से एग्री नहीं करता। किसी को भी, या तो हम सबके लोगों के कहने की स्वतंत्रता की, बोलने की स्वतंत्रता के लिए राजी हैं या नहीं, उन्हें पर्याप्त सज़ा मिली, उन्हें निकाल दिया गया, उनकी भर्त्सना हुई और उनके साथ जो भी होगा, लेकिन गिरफ्तार किया जाना, जब हम लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट पर कितनी बार हमने बुराई करी है, जब सत्ता पक्ष के लोग ऐसा करते हैं तो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभद्रता जो उन्होंने की, बुरी से बुरी अभद्रता और एग्जीक्यूशन स्टाइल मर्डर, ये समतुल्य अपराध नहीं है, इनकी तुलना नहीं हो सकती। इन्हें एक था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पे उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर इस हिसाब से हम चलने लगेंगे तो किसका ऑफेंस कब हो जाए, और ऑफेंस के रिएक्शन को आप प्रेडिक्ट करके कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई क्या बोले ना बोले। भाई, जैसे कई बार लोगों ने कहा, शायद आपने भी कहा था, मैंने कहीं ज़रूर सुना था, ये चर्चा में ही बात हुई थी काफ़ी समय पहले, कि भाई आज़ादी जो है एक जनतंत्र में, वो बेवकूफ़ होने की तो आज़ादी है, समझदार लोग तो सभी जगह काम कर लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नुआंस वाली है। अब उदयपुर वाली बात, तो उदयपुर में जो कांड हुआ उसकी भर्त्सना जितनी की जाए कम है, लोगों ने कर भी दी है, लेकिन जो राजनीतिक परिवेश की बात है वो नुपुर शर्मा के कहने से अलग, वो बात ठीक है, क्योंकि समाज का बंटवारा, जैसा आनंद ने कहा, मुझे वो बात अच्छी लगी, जो इंडिफरेंस का दायरा लोगों का कम होता जा रहा है। इसमें एक चीज़ बहुत मैटर करती है, समृद्धता भी। अगर लोग अपने जीवन में संतुष्ट हैं, वो समृद्ध हैं अपने मायनों पे, ये तो नहीं कह रहा मैं सब करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो जीवन में संतुष्टि है सबके, तो आपको चीज़ें इतनी बुरी नहीं लगती। लेकिन अगर आपका जीवन बहुत कठिनाई से चल रहा है तो आपको हर छोटी से छोटी बात बुरी लगती है। और भारत जैसे देश में जहाँ लोग पूजा पद्धति को, संप्रदाय को, धर्म को बहुत व्यक्तिगत तौर पर बहुत मूल्य देते हैं, तो वहाँ पे लोग फिर बहुत आगे निकल जाते हैं, और ये सब कम्युनिटीज़ के लिए है। दुख की बात यह है कि इन दो लड़कों ने जो किया, इससे इस राजनीति को और हवा ही मिलेगी। जैसा संदीप जी ने बताया, उदयपुर के हालात बिगड़ गए हैं और वहाँ पे
लोगों में आक्रोश है, और ये आक्रोश या तो प्रशासन अगर अकर्मण्य रहता, मैं ये भी एग्री करता हूँ कि प्रशासन ने शुरू में जो ढिलाई बरती, घटना होने के बाद प्रशासन ने बहुत तेजी से काम किया, इसलिए काफ़ी चीज़ें बच गईं, लेकिन उनका आक्रोश कहीं ना कहीं तो फूटेगा। मैं देख रहा था जो दिवंगत हैं उनके बेटे का वीडियो, तो उनसे पता नहीं किसने पूछा कि अब आपको नौकरी मिलेगी, आपको कैसा लग रहा है। तो ये पत्रकारिता के ऊपर भी सवाल है कि किसी के पिता के साथ ऐसा हुआ और वो नौकरी से लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो ठीक बात। पत्रकारिता इससे बहुत बड़ी चीज़ है। सवाल जो है ना, लोगों के जर्नलिस्टों की ट्रेनिंग का मसला बहुत बड़ा हो चुका है जी। कि किस मौके पर किस तरह के सवाल पूछे जाएं, किससे, ये बेसिक ट्रेनिंग का बड़ा मसला है। एक चीज़ और, जो प्रशासन की शिथिलता की बात हुई, आप देखेंगे बार बार हम ये देखते हैं कि प्रशासन की ये जो शिथिलता है, ढिलाई है, ये कितनी सारी चीज़ों में, कई बार मॉब जस्टिस और कई बार लोगों के जो पारा जो लोगों का छलकता जा रहा है, ये उसका है। समय पर काम का ना हो पाना लोगों के लिए अब कंटेंशियस इश्यू बन गया है, और इसीलिए वो चीज़ें हाथ में लेने लगे हैं। इसका कारण एक करप्शन भी है, इसका कारण आप देखें तो जो मॉब जस्टिस तो है ही जो इस तरह के मामलों में होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी बेईमानी। आप देखिए रोड रेज पर अब इतनी हत्याएं होने लगी हैं। मैं कोई आंकड़ा पढ़ रहा था 1-2 साल पहले का, दिल्ली में 70% FIR पार्किंग की लड़ाई पर रजिस्टर होती हैं। तो अगर आपको नहीं लगेगा कि आपको सही रास्ते पर चल के न्याय नहीं मिल सकता, तो यही होगा। एक इससे जुड़ी एक और बात है, मैं असल में उस मुद्दे पर आना चाह रहा था जो दोनों लड़कों की ने हत्या की। उससे पहले एक बात मैं अशोक गहलोत के बारे में कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत ने, और इस बात ने मुझे स्ट्राइक किया क्योंकि मैं लगातार पिछले 2-3 सालों में जिन घटनाओं को हम फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े स्तर पर हल्ला मचाया, चाहे वो उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता का मसला हो, या फिर हाथरस की जो दलित लड़की मारी गई उसका मसला हो, सरकारों के अंदर जो डेमोक्रेटिक वो होता है ना, टेंडेंसी होती है, वो छोटी छोटी चीज़ों से दिखती है कि ये घटना हुई और ये बहुत विभत्स घटना थी उदयपुर की। लेकिन अशोक गहलोत ने अगले दिन उदयपुर, वहाँ के जो किरोड़ीलाल मीना है, तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं वहाँ पर गुलाब चंद कटारिया, उनको अगले दिन उन्होंने उदयपुर का दौरा किया, बाकायदे परिवार से मिले, उसके बाद वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा वो। और आप देखिए कि किसी भी घटना में किसी भी विपक्ष के नेता को न तो हाथरस जाने दिया गया, न उन्नाव जाने दिया गया, पुलिस बैरिकेड लगाकर सारी चीज़ों को बंद कर दिया था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र में नेता अगर लोगों से नहीं मिलेगा, खासकर जब उनकी दुख की स्थिति है या उनके साथ पीड़ा की स्थिति है, तब तो किस तरह के हम फार्स, एक जो कहते हैं ना कि शैम, कि दिखावे का लोकतंत्र, छलावे का लोकतंत्र, उस तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं। खैर, ये जो दोनों लड़कों ने किया, इस पर मतलब एक कम्युनिटी के अंदर जो बैठा हुआ वो गहरा वो दकियानूस तो नहीं कहेंगे, उससे भी ज़्यादा मतलब मध्यकालीन जो प्रवृत्ति है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। मुझे नहीं समझ में आया कि अभी तक एक समाज के एक हिस्से को इतना मतलब तमाम मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न पढ़ाई लिखाई, मॉडर्न शिक्षा, सब कुछ के बाद इस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए हम कि भाई, ये बात हम बार बार कहते हैं, लेकिन ऐसा मौका है कि फिर वही बातें रिपीट होती हैं कि मैंने कोई लेख लिखा या सलमान रश्दी ने कोई किताब लिखी, तो उसका जवाब उसका गला काटना नहीं है, उसका जवाब दूसरी किताब हो सकती है, तथ्यपरक, उससे ज़्यादा सॉलिड तथ्यों के साथ, उससे ज़्यादा सॉलिड बातचीत के साथ, मतलब उस पर खोजबीन के साथ। मैंने कोई लेख लिखा, उसका जवाब लेख हो सकता है। किसी ने कार्टून बनाया, उसका जवाब कार्टून हो सकता है ना। किसी ने फिल्म बनाया, उसका जवाब फिल्म हो सकता है। किसी ने कोई कमेंट किया, आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सीधे गला काटना, और ये दूसरी तीसरी बार हुआ। इससे पहले वो लखनऊ में भी एक कमलेश तिवारी की हत्या की गई। तो ये जो प्रवृत्ति है किसी एक समाज के अंदर, या इतनी ये जो टेंडेंसी, ये बताती है कि कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम भी है, और उससे निपटने, उससे एनकाउंटर करने की, मुठभेड़ करने की, नज़र मिलाकर उसको ख़त्म करने की इच्छा शक्ति का पूरे समाज में अभाव है। इसलिए इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं, आ रही हैं सामने, और एक पैटर्न के रूप में, एक परंपरा के रूप में आ रही हैं। चाहे वो शार्ली हेब्दो रहा हो, चाहे हमारे यहाँ ये घटना हुई हो, तो एक लंबे चौड़े दायरे में हो रही हैं,
अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में हो रही हैं और अलग अलग समाजों में हो रही, मतलब हमारे भारतीय समाज अलग है, यूरोपियन समाज अलग है, वहाँ पर भी उसी। तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि मध्यकालीन 1400 साल 1500 साल पहले की स्थितियों में कोई चीज़ जो रखी गई, बनाई गई, उसको किस हद तक जड़वत होके उसको बांधे हुए हैं लोग, वो एक बड़ी चिंता की बात है। इस पर मैं चाहूँगा सबसे पहले आनंद वर्धन सिंह हमारे साथ हैं, उनकी टिप्पणी ली जाए, बहुत देर से चुप है, फिर आनंद की, फिर शार्दुल की। मैं इसका जवाब दूं उससे पहले मैं थोड़ा संदीप जी जिस बात को छोड़ के गए हैं उसको भी 1 मिनट में, आधे मिनट में पूरा कर दूं। जैसे सोशल मीडिया को आज की तारीख में हर आदमी गाली देता है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से बहुत, लेकिन इसका एक अच्छा पक्ष ये भी है कि आप बहुत से ऐसे लोग, घर परिवार, यहाँ आप दोस्तों से 40-50 साल से नहीं मिले थे, परिवार के लोग दूर दूर रहते हैं, आज घर के कोई, मेरी बेटी अगर कहीं दूर काम करती है तो रात में, मतलब मेरे लिए ये एडवांटेज भी, अब मैं कैसे उसको यूज कर रहा हूं। मैं जो बात आप ये कह रहे थे कि जो जिस बात पे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी टिप्पणी, समाज में दिक्कत आ गई है और समाज में एक वर्ग विशेष में ये भय आया है। अच्छा, ये भय क्यों आया है जरा मैं भी आपको समझा दूं। मैं अपनी बात से ही शुरू करूं। मेरी किताब का नाम हे राम टू जय श्री राम था। मैंने ये किताब 2020 में कंप्लीट कर ली और देश के नामचीन, 3 नाम लेना उचित नहीं होगा नाम, क्योंकि कल के दिन हो सकता है दूसरी किताब लिखूं तो उन लोग मना कर दें। मैं उन लोगों के पास गया तो पहले भाई साहब ने मेरी किताब 4 महीना रख के फिर कहा इसका नाम बदल दीजिए। तो हमने कहा भाई नाम में क्या दिक्कत है, क्योंकि ये तो हे राम टू जय श्री राम की यात्रा है। क्या नहीं नाम ठीक नहीं रहेगा आजकल, जरा इट विल नॉट बी, मार्केटिंग के हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरे साहब ने 8 महीने बाद रख के ये कहा कि नाम बदल दीजिए। तीसरे ने 4-6 महीना रख के ये नहीं कहा कि नाम बदल दीजिए, उसने कहा हाँ करते हैं। मैं जब अपने चौथे पब्लिशर के पास गया तो पहले मैंने उससे कहा कि भैया नाम भी देख लो, अगर इस नाम के साथ तुम्हें, अब दिक्कत क्या है कि मेरी किताब का नाम है हे राम टू जय श्री राम, ये बिल्कुल पॉलिटिकल हिस्ट्री है, लेकिन इसको जब आदमी पहले ही उठाता है तो कहता है कि अच्छा इसमें कुछ ना कुछ तो वो होगा। मैं ये एक माइंडसेट की बात कर रहा हूं। और जो अभी जैसा शार्दुल कह रहे हैं, मैं भी इस बात कहूं कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा। अगर किसी ने कहा, मान लीजिए नूपुर जी ने कुछ कहा और उसका जवाब, उसका आप अपना तर्क दीजिए, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा, दिक्कत क्या होती है कि जुबैर के ने वही चीज, क्योंकि शुरू वहीं से हुआ, जुबैर ने नूपुर शर्मा जी की टिप्पणी को पब्लिक कर दिया, वहां से थोड़ी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको दिक्कत हुई, इंटरनेशनली कुछ दिक्कत हुई, यहाँ पे लोगों का गुस्सा हुआ। सेम उसके लिए आप जुबैर का नाम, क्योंकि जुबैर है उसको तो आप पकड़ लेंगे, और नूपुर शर्मा के नाम के आगे शर्मा जी लिखा हुआ है इसलिए उनको नहीं पकड़ेंगे। दिक्कत क्या हो रही है कि मैं उत्तर प्रदेश का रेफरेंस बता दूं, बुलडोजर चल रहे हैं, 10 में से 9 ठीक लोगों के यहां चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने सही कुछ बना रखा है, वो 10 में से 9 मैं बोल रहा हूं 100%। लेकिन वो जो 9 लोग हैं उसमें से कोई शर्मा, सिंह, उपाध्याय, पांडे ये नहीं है, उसमें से मोहम्मद, उस्मान, रहमान ये सब लोग हैं। तो क्या इस देश में इस जगह पे सारा ठेका एक ही है? मुश्किल क्या हो रही है कि जब 100 लोगों की लिस्ट दी जाती है तो जो कार्य करने, जो उसको गिराने जा रहा है उसको देखता है कि इसमें कौन कौन अब्दुल हैं, कौन मन्नान है, कौन रहमान है, वो उनका गिराता चलता है, लेकिन वो आनंद वर्धन का, शार्दुल का, चौरसिया जी का, इनका नहीं गिराएगा। दिक्कत वहां आ रही है। अगर वो सबके लिए संभाव हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज और कह के इसको समाप्त करूंगा, ये जो बात बार बार हो रही है 2018 की ट्वीट की, ये पिक्चर थी, किसी से ना कहना 1983 की पिक्चर थी, दीप्ति नवल और फारूक शेख थे इसमें, और ये उस पिक्चर का सीन है, ये उस पिक्चर का है जहां पे हनीमून होटल को हनुमान होटल करते हैं, ये पूरी चीज वहां पे है। दिक्कत फिर से सेकंड दिक्कत ये होती है कि जिस दिन जुबैर को बुलाया जाता है उसको 2020 के लिए बुलाया जाता है थाने में। He offers himself for वो अपने को जाके कहते हैं कि हाँ बताइए जो आपको तफ्तीश करनी हो। 2018 में बिठा लिया जाता है और एक ट्वीट के लिए आपको 5 दिन की पुलिस रिमांड चाहिए। मतलब एक ट्वीट में आप उससे क्या निकालना चाह रहे हैं भाई? आप कौन सी चीज हासिल कर लेंगे?
तो ये साफ साफ बिल्कुल जग जाहिर है कि जिसको कहते नहीं, यू आर प्लेइंग फॉर गैलरीज। वो कई बार आप जैसे हमारे बहुत चहेते कलाकार थे एक समय में, गोविंदा, वो कुछ ऑरेंज रंग की पैंट, हरे रंग की शर्ट पहनते थे, लोग कहते क्या है, लेकिन मजा आता था। मिथुन चक्रवर्ती, मजा आता था। तो वही इस समय है कि जो एक कम्युनिटी है, जो एक सोशल मीडिया की कम्युनिटी है, जो काफी उनको मजा आ रहा है, उनको मजा आ रहा है कि हाँ जुबैर को ठीक किया ना। तो ये जो मजा आ रहा है, इस मजे को हम लोगों ने, चूंकि वोट की राजनीति, हर चीज को वोट से देखा जा रहा है, उसका और कोई वो नहीं है, वोट कैसे मिलेगा, इसमें वोट कैसे बढ़ेगा, इसमें वोट क्या हो सकता है, इस पे बात हो रही है। और मैं इसमें एक चीज और कह दूं, अशोक गहलोत के लिए अगर मैंने अच्छी बात कही तो उनकी एक बात और, उन्होंने भी एक पॉलिटिक्स खेली, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा किया। लास्ट में उन्होंने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें बोलना चाहिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जैसे वो भी आए, कुछ बॉल खेले ना, अगर बॉल खेलेंगे तो कुछ ना कुछ दाएं बाएं कैच है जो छलने का मौका लगेगा। उनको ये कहने की क्या जरूरत थी कि भाई प्राइम मिनिस्टर को भी इस पे कुछ ना कुछ संदेश देना चाहिए। तो मेरा ले देख के ये सियासतदारों का खेल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, मैं बिल्कुल स्ट्रांग पक्ष का, मैं रोज का पूजा करने वाला हूं, लेकिन स्ट्रांग इसका हूं कि ये बहुत ही पर्सनल चीज है। ये किसी भी चैनल पे, किसी भी जगह पे मेरे रिलीजन, मेरे राम, मेरे भगवान की ये सब चीजें डिस्कस होने वाली नहीं। मेरी बाकी चीजें डिस्कस करिए, मेरे वेद पुराण की, लेकिन ये कौन किससे शादी किया, कौन किसका लड़का, कौन किसकी बेटी, कौन वो, ये थोड़ा मैं इस पे मेरा बहुत स्ट्रांग रिजर्वेशंस हैं। नहीं, मैं दो तीन बात बोलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक आज जो हाई कोर्ट में जुबैर के रिमांड को चैलेंज करते हुए जो सुनवाई हुई, उसमें अपीयर सॉलिसिटर जनरल एस मेहता नाम है शायद, तुषार मेहता जी, तुषार मेहता। तो उन्होंने रखा कि वो जो 2018 एंड सच ट्वीट्स, उन्होंने कहा कि हमने किया है सच ट्वीट्स, मतलब और भी ट्वीट्स हैं। तो हाँ, उन्होंने ऐसा रखा है। तो अब हाईकोर्ट का पुलिस को नोटिस है कि आप जो जवाब दीजिए जो वृंदा ग्रोवर ने पेश हुई थी जुबैर की तरफ से। और तो इसमें है कि आज शायद रिमांड खत्म हो रही है, और तो मेहता साहब ने ये भी कहा कि आज रिमांड खत्म हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कितना बढ़ेगा उसके आधार पे हम एक्सटेंशन लेंगे, हो सकता है एक्सटेंशन की जरूरत ना भी हो। तो खैर, दूसरी बात है, जैसे सरदुल बोल रहे थे वो कि राइट फ्री एक्सप्रेशन में उनके कहने का मतलब था कि राइट टू ऑफेंड भी होना चाहिए। तो राइट टू ऑफेंड, लेकिन अभी जो है, हम लोग नूपुर की बात करें या जुबैर की, जो अभी वैधानिक व्यवस्था है या संवैधानिक भी कह लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 19 में जो अमेंडमेंट है क्लॉज एफ में, उसमें मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात है, और 295A तो है ही। तो इसमें जो है संदर्भ को किसी भी तरह परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि ऑफेंस क्या है ये बहुत ही वेग चीज है कि हम इससे ऑफेंडेड हो गए, इसकी क्या है कि ऑफेंडेड हो गए। और दूसरी बात जो अतुल जी ने बोली कि फंडामेंटल, तो ये तो भारत में ही हो गया। अब पिछले साल जो फ्रांस में हुआ था या 2020 में, उसमें मुंबई के सड़कों पर जो है मैक्रोन साहब का पोस्टर लगा के लंबी सड़क पे प्रदर्शन हुआ कि इसी पे गाड़ियां चलाई जाएं, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि इसने जो है इस जो मारा गया है उसके जो है एक्टिविटी के, उसकी गतिविधि की आलोचना नहीं की, बल्कि उस पर कार्रवाई किया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो ऑफेंस भी लेते हैं, ये तो खैर भारत के ही टेलीविजन स्टूडियो में हो गया। तो ये एक मेरे ख्याल से इसमें ये भी है कि कम्युनिटी लीडर्स जो हैं इनके, वो भी एक दायरे के बाद नहीं बोल पाते हैं, और जो इनके वोट को आई करते हैं वो भी, जैसे कि हालांकि इतना बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों को होना देना चाहिए कि वो बहुत उग्र तत्वों से बहुत प्रभावित नहीं होते, लेकिन अब
यह भी इसी देश में हुआ है कि लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जो हैं ओसामा बिन लादेन के लुक अलाइक को लेकर चुनावी रैलियां में जाते थे। तो हाँ, जाते थे। ये 2005 की घटना है और वो बहुत हाई प्रोफाइल कैंपेनर था। उसके लिए वो लालू जी उसको अपने हेलीकॉप्टर में लाते थे। इसका ये मतलब नहीं कि मुस्लिम वोट्स उससे अट्रैक्टेड हो जाता। नहीं, उग्रता वाली बात बिल्कुल ठीक है, वरना जैसे इस घटना के बाद से ही कोई और दूसरी घटना का ना होना या जिस तरह का वो, तो आमतौर पर आम लोग गुस्सा तो होता ही ऑब्वियसली, और वो लोग परेशान भी होते हैं। और उसको यही है कि ऐसे समय में जो नेतृत्व है, जो राजनीति है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है आपका। अब जैसे अभी संदीप जी कह के गए कि किस तरह से उदयपुर में रैलियां निकाली गई और उसके नारे लगाए गए, तो ये जब प्रोसेस में आ जाता है, ये हिस्सा जब शुरू होता है राजनीति का, तब दिक्कत बढ़ जाती है। वरना लॉ एंड ऑर्डर को ईमानदारी से अगर हैंडल करने वाले रहे तो इस तरह की घटनाएं या इससे बड़ी बड़ी घटनाओं को अंततः तो नियंत्रण कर ही लेती है प्रशासन। तो देखिए, कई सारी बातें हैं। पहले तो एक छोटी सी बात, क्योंकि ये टॉपिक से अलग है, मैं वो कह दूँ, जो सोशल मीडिया की संदीप जी ने बात कही थी उसमें मैंने लिख लिया था, सोशल मीडिया पे हर किसी का वेरिफिकेशन ये संभव नहीं है। बिल्कुल, और नहीं संभव के अलावा भी ये अपनी मतलब आदमी की व्यक्तिगत निजता के भी बहुत मसला, इस समय प्राइवेसी का मसला बहुत सीरियस हो चुका है। लोगों के व्यवहार को, लोगों के दैनंदिन मतलब कार्यकलाप को भी जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जिस तरह से उनके डाटा और उसके जरिए, तो वो एक बड़ा मसला है। उसमें ऐसा कोई प्रावधान करना अपने आप में मतलब ये कोई ठीक उपाय नहीं। इसके बजाय कुछ और तरीके अपनाए जाने चाहिए। वो फिल्टर ऐसे हों कि जो इस तरह से आदमी की निजता, उसकी प्राइवेसी पर हमला किए बिना काम करें। जी, हम प्राइवेसी वाली तो बात वो खुद मैं भी करता रहता हूँ, और हम कितना कहते हैं, तो वो तो इशू है ही। दूसरी बात, सोशल मीडिया भी समाज का ही प्रतिबिंब है, तो उसके लिए डेटा प्रोटेक्शन के सही कानून होने चाहिए। वेरिफिकेशन पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतने लोग हैं, आप कोई प्रशासन, कोई डिपार्टमेंट बैठ के कितने ही लोगों का वेरिफिकेशन कर लेगा। तो एक बात तो ये। अच्छा, जो आनंद ने बात कही, जो आपने पूछी रिलीजियस रिफॉर्म की, तो ये थोड़ी दार्शनिक सी बात है, और मैं आज रिकमेंडेशन भी दूंगा इससे जुड़ा। है क्या कि जितने भी ये, चाहे वो किसी का व्यक्तिगत हो, आप कलेक्टिव हिंदू समाज की बात करें, जितनी भी उसमें धाराएं हैं उनकी बात करें, जितने अब्राहमिक हैं उनकी बात करें, ये 1000, 2000, 4000, 5000 साल पहले दुनिया को और जो आसपास हो रहा है उसे समझने का तरीका है। लोग ये भूल जाते हैं थोड़ा सा रोज़ी चश्मे में, और मैं बुरा लगाने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हम जो चीज़ें पहले बीत गई उन्हें बड़ा रोज़ टिंटेड ग्लासेस से देखते हैं अच्छे में। आप देखिए कि 70-75 साल पहले पेनिसिलिन और ये सब भी नहीं थे, तो हैजे से ही लोग मर जाते थे, तो ज़िंदगी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। ठीक बात। लोगों में बात नहीं होती थी, आमतौर पे 25-30 साल तक लोग जीते थे। तो वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ जैसे भारत के कुछ क्षेत्रों में हालात बड़े अच्छे थे, तो लोग पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी ज़्यादा दार्शनिक बातें सोच गए। जहाँ थोड़े हालात अच्छे नहीं थे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ स्कैंडिनेवियन का, जहाँ नॉर्स और पुराने वो ओडिन और ये सब थे, तो वहाँ बहुत हार्श, वहाँ लोगों को मारना भी उनका पार्ट था। मार के रेड करके वो अपना जीवन बिताते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। रिफॉर्म जो आता है, लेकिन किसी भी तरह की पूजा पद्धति और सोच में, वो अंदर से आना चाहिए, क्योंकि लोगों का ये व्यक्तिगत इशू है, लोग बुरा मान जाते हैं। उस समाज में, इस्लामिक समाज की जैसे आप बात कर रहे थे, क्यों नहीं हो रहा, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसमें सामने नहीं आ रहे। लेकिन रिफॉर्म समय के साथ आएगा ज़रूर। आप ये ध्यान रखिए कि समाज और दुनिया में बदलाव अवश्यंभावी है। वो अगर आप नहीं बदलेंगे तो वो अपने आप फिर सीमाएं तोड़ के होगा। ज़ुबैर पे मैं पहले नहीं बोला था, ज़ुबैर वाली बात देखिए इससे जुड़ी हुई भी है। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, आज की सत्ता दल को अच्छा नहीं लगता है, हमने कितनी बार बात करी है, और वो बार बार झूठ बोलने वालों को उजागर करते हैं। और टीवी चैनलों का, खास तौर से आज के मीडिया का, झूठ पे इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है। केवल मतलब ये किसी संप्रदाय मत की बात नहीं, रेगुलर न्यूज़ में भी झूठ बोलना। फेक न्यूज़ की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, और उनका काम है फैक्ट चेक करना। तो उन्हें पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था उनके पास, कि आप इनको फंसा दीजिए। एक बात जो आप कहना भूल गए, वो जिस अकाउंट ने उनको रिपोर्ट किया था वो डिलीट हो गया था। वो अकाउंट डिलीट हो गया, मजे की बात। वो अकाउंट डिलीट करके चला गया, वो केवल आया ही था शिकायत करने और के लिए। अब फिर वापस आ गया है। मतलब मजाक बना हुआ है। और यही मैं कह रहा हूँ कि ये कितना खोखलापन है लॉ एंड ऑर्डर का इस पूरे मामले में। और आनंद सिंह जी जो बात कह रहे थे कि जो ये आक्रोश पैदा होता है, देखिए अन्याय एक ही
लोगों के साथ हो रहा है, एक समाज में एक ही ग्रुप के साथ हो रहा है, तो अन्याय की होड़ लग गई है, इसमें न्याय की बात कहीं खोती जा रही है। अब आप देखिए मुस्लिम समुदाय का, हमने जब 2 हफ्ते पहले शायद बात की थी, संसद में लगभग जो उनका आबादी में अनुपात है, प्रशासन में उनका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। ये एक जनतंत्र में चिंता की बात है। नहीं, और एक सरकार है जो जिसकी सरकार जो है निशाना बना रही है। वो मुसलमानों को टिकट तक नहीं देती। एक टिकट 400 की विधानसभा में एक टिकट आप मुसलमानों को नहीं देते हैं। मैं तो कहता हूँ आप टिकट ना दीजिए, आप कम से कम उल्टा सीधा तो मत बोलिए। केंद्रीय मंत्री हमारे बोलते हैं, हमारे वीडियो हैं, तो ये चीज़ें समाज में असर डालती हैं। आप समाज में हर व्यक्ति से एक तरह के पेशेंस की और रिस्ट्रेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो बिल्कुल संयम से बरतेगा। उसके जीवन में पता नहीं क्या चल रहा है। कई लोग तो भटक भी जाते हैं, कई लोगों के पास सहज बुद्धि नहीं है उतनी। ये दुख की बात है, लेकिन ये मानवता की सच्चाई है। और ये कहीं पे भी हो सकता है, मतलब हाँ। कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं ज्यादा दिखता है, कहीं पे भी हो सकता है। अरे हाईकोर्ट के राजस्थान के जज थे जो बता रहे थे मोर के आंसुओं से हाँ, क्या क्या होता है। मोरनी प्रेग्नेंट हो मैं जाती है। थोड़ा 1 मिनट अगर आप जी, बिल्कुल। आई विल ट्राई टू बट नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो मैं अपने पॉलिटिकल उसको बहुत बहुत मुश्किल से रोक के रखा हुआ, जिसको कहते हैं घोड़े को बिल्कुल लगाम खींच के रखा हूं कि वो ना बोलूं। लेकिन जब चूंकि ये बात कह दी, ये मैं शार्दुल जी आपकी इस बात से आप ये कह के नहीं निकल सकते हैं कि टिकट देना कोई बात नहीं है। नहीं, देना बात है। अगर इस देश की जो रूलिंग पार्टी है उसका लोकसभा में वो एक आदमी को भी टिकट नहीं देती, एक आदमी को टिकट भी नहीं देती है। राज्यसभा में उसका 0 रिप्रेजेंटेशन है। आपने 20% आबादी को निगलेक्ट खारिज कर दिया। मैं आपकी बात, मैं गलत नहीं, मैं उसे सही नहीं ठहरा रहा था। जिसकी आबादी के हिसाब से अनुपात में उसका 75 उसके एमपीज होने चाहिए, जो आजाद भारत में आज तक नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीट में आप एक जगह टिकट नहीं देते हैं। आप गुजरात में पिछले 25 साल से आपने एक भी टिकट नहीं दिया है, और उसके बाद आप कहते हैं कि उनका अपीजमेंट हो रहा है। तो दिक्कत क्या होती है ना कि ये थोड़ा किसी को, मुझे भी, अगर आप मुझे मत दीजिए ठीक है, लेकिन आप कल के दिन कहिए ये बड़ा अपीजमेंट हो रहा है भाई, तो ये तो थोड़ा मुझे लगता है कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात होती है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते यही बात रखी थी। मैं तो ये कह रहा था कि उसके बावजूद ये अपमान, मतलब क्या कहते हैं, करेला वो भी नीम चढ़ा। हाँ। आप रिप्रेजेंटेशन तो दे ही नहीं रहे, और फिर आप सामाजिक अपमान और घृणा और वो सब भी पैदा कर रहे हैं, तो नहीं, और इसके अलावा सिस्टम का पूरा बिहेवियर कि घर भी आप ही का गिराया जाएगा, जेल में भी आप ही को भेजा जाएगा, एक ही तरह के मामलों में आपको जेल भेजा जाएगा, दूसरे को बाहर बिठा के सम्मानित किया जाएगा। ये सारी चीजें मतलब एक साथ बढ़, तो वही मैंने कहा कि धीरे धीरे एक सेंस ऑफ इनजस्टिस का भाव बढ़ता जा रहा है। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम। उसमें आप लोगों ने देखा कि करीब 10 दिन तक धम्मा चौकड़ी चलती रही, और इसके बाद जो 39 विधायक थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जो शिवसेना का बागी धड़ा था, वो गुवाहाटी से गोवा पहुंच गया, और वहां से इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहां पर उसके फ्लोर टेस्ट का रास्ता पास हुआ। और फ्लोर टेस्ट की नौबत हालांकि नहीं आई, क्योंकि उससे पहले ही जो मुख्यमंत्री थे शिवसेना के उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने केवल मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। और एक बहुत भावुक फेसबुक लाइव में उन्होंने तमाम सारी बातें कही, हालांकि उन बातों का कोई खास मतलब नहीं रहा। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग रहा इस पूरे घटनाक्रम में, वो था एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना। और आखिरी के उनका जो करीब 7-7:30 बजे के आसपास जो शपथ ग्रहण हुआ कल शाम को, उससे और 5:30 बजे, मतलब 1-2 घंटे के भीतर में कई सारे दिलचस्प घटनाक्रम हुए। सबसे पहले सार्वजनिक रूप से आकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने घोषणा की कि वो एकनाथ शिंदे को बाहर से समर्थन देंगे और सरकार में शामिल नहीं होंगे, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, और पूरा भयानक समर्थन रहेगा, और ये सब कुछ करके वो दावा करके चले गए। और 1 घंटे बाद फिर जब बात आई कि नहीं, सरकार में तो बीजेपी शामिल होगी, क्योंकि यहाँ दिल्ली से 2-3 ट्वीट हुए, तो जाहिर सी बात है उस बीच में बातचीत भी होगी। एक अमित शाह ने बयान भी, और उसके बाद नड्डा जी का बयान है कि नहीं शामिल होंगे, और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनेंगे सरकार में, और भाजपा सरकार में शामिल होगी। तो इस पूरे घटनाक्रम में एक तो बात आती है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, उनका जो राजनीतिक जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके अंदर
एक बड़ा पॉलिटिशियन बनने की सारी योग्यताएं और खूबियां मौजूद हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजनीति में आपको बहुत टफ बार्गेनर बनना पड़ता है। तो लेन देन की जो आपकी क्षमता है, वो कब तक गेंद आपके पाले में है और उसको कितना अधिकतम भुनाया जा सकता है, इस चीज़ को एकनाथ शिंदे ने साबित किया। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से लेकिन और फडणवीस के लिहाज से खासकर ये थोड़ा सा निराशाजनक रहा, क्योंकि और उनकी बात देख, उनका चेहरा, उनकी बातचीत और उनके जो करीबियों के बयान कल आए, उससे ये बात साबित भी हुई, क्योंकि वो चाहते थे मुख्यमंत्री बनना और वो न बन पाने की टीस उनके चेहरे, उनके समाज समर्थकों में सब दिखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल किया। तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे अपने न्यूज़ लॉन्ड्री के आनंद हैं, सबसे पहले उनकी राय ले ली जाए कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से शिंदे बने और बीजेपी 106 विधायकों के साथ जूनियर पार्टनर बनी, इसको आप कैसे देखते हैं आनंद? नहीं, मेरे ख्याल से भाजपा के लिए महाराष्ट्र महत्वपूर्ण था। वो 106 जूनियर पार्टनर बनकर भी तैयार थी। ऐसा भाजपा ने कई बार और जगह भी प्रयोग किया है, लेकिन वो सब प्री पोल है। जैसे बिहार में भी जो है ज्यादा सीटें भाजपा के पास हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश हैं। लेकिन वो प्री पोल और पहले से चेहरा है, और उनके कद का कोई नेता भी नहीं है भाजपा के पास नीतीश। लेकिन महाराष्ट्र में एक तो है कि शिंदे साहब के बारे में आपने कहा, वो सही है, बार्गेनर हैं। और कई बार जो है, हालांकि ये नेता बहुत नाप तोल कर बोलते हैं, लेकिन शरद पवार ने भी, जो कि खुद ही बहुत जो है टफ बार्गेनर हैं। टफ बार्गेनर हैं, और उन्होंने कहा कि इतने सारे एमएलए को लेकर और गुवाहाटी में रहना और संगठित रहना, इससे मतलब उन्होंने कल एक बयान में उनकी कहा, नेतृत्व इससे क्षमता ये पर तो मोहर दिखता है लगा। कि क्षमता तो है इनमें। और एक मेरे ख्याल से भाजपा का एक अगर मैं इसमें गलत नहीं हूँ आनंद, तो मेरे ख्याल से खुद शरद पवार ने इसी तरह से तख्ता पलट किया था जब वो पहली बार 34 मुख्यमंत्री साल बने पहले, थे। हाँ। तो एक तो है कि मेरे ख्याल से भाजपा का इसमें उद्देश्य देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाने में ये भी है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र से में जहाँ की एनसीपी और खासकर मराठा जो समुदाय है उसका दबदबा ज्यादा है, उसका प्रतिनिधित्व एक देना चाहती है। और मेरे ख्याल से शिंदे का ये बात भी एक गलत साबित हो जाएगा, ये भी थियरी, अगर शिंदे का मतलब पहले डील ही यही हो कि हम इतने एमएलए उपलब्ध तभी करवाएंगे जब मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। तो लेकिन कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो मराठा समुदाय है उसका जो है दबदबा, उस पर एक उस क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रों में बटा है, वहाँ भाजपा जो है अपना एक प्रतिनिधित्व जो है, या ये दिखाने में कि हम जो है, क्योंकि फडणवीस दूसरे समुदाय से आते हैं जिसका 3% सिर्फ वोटर ग्रुप है महाराष्ट्र में, एक ये हो सकता है। दूसरा तो ये भी हो सकता है कि एक भाजपा का ये भी उद्देश्य हो कि उस पे जो आरोप है था कि वो शिवसेना को सत्ता नहीं देना चाहती थी, तो ऑब्वियसली नहीं देना चाहती थी देवेंद्र 2019 में, लेकिन एक वोटर्स में ये मैसेज देना कि हम ऐसा नहीं है कि हमारे तरफ से जो विश्वासघात हुआ था, हम तो देने को तैयार थे, कुछ और खिचड़ी पक रही थी। तो ये दूसरा है। और फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाने पे दो थियरी चल रही है। एक तो भाजपा की आंतरिक राजनीति में उनका चूंकि वो ये पूरे प्रकरण में वो भी एक मतलब नायक के तरह से जोड़ तोड़ में उभरे हैं, तो उनका, और वो कई संगठनात्मक कार्यों में बिहार के चुनाव में, असम के चुनाव में थे, तो उनका एक कम उम्र में कद बढ़ रहा था। तो ये भी है बहुत लोगों के कि हाँ, मतलब एक लिमिट से ज्यादा हाँ, नहीं, मतलब कम जबरदस्त उम्र, स्ट्रैटेजी बनाई। तो एक जो कद कम, दूसरा ये भी है, मेरे एक और भी आ रहा है गवर्नेंस को लेके कि जो की प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो महाराष्ट्र जो है 2024 के चुनाव में भी भाजपा के लिए रास्ता सुगम कर सकता है, तो की प्रोजेक्ट्स को, चूंकि उसमें
प्रशासनिक अनुभव है, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए एक फडणवीस अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो मेरे ख्याल से वो शरद पवार की जो भूमिका जो इससे पहले वाली सरकार थी उसमें जो शरद पवार की वाली भूमिका जो या यूपीए में सोनिया गांधी की जो कन्वीनर की भूमिका रहती थी, उसमें देवेंद्र अपने को ज्यादा शक्तिशाली पाते थे। और लेकिन ये एक डिमोशन की तरह देखा जा सकता है। लेकिन एक बात ये है कि जो संघ परिवार की जो अनुशासन है या भाजपा का जो अनुशासन है, जो कि ऑफकोर्स जो है वो सत्ता में होने की वजह से अनुशासन ज्यादा दिखता है। अनुशासनहीनता तब ज्यादा दिखती है जब जो पार्टी हाशिए पे हो। बिल्कुल। आनंद वर्धन सिंह जी से भी मैं महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर चाहूँगा कि वो अपनी राय दें कि जो कुछ हुआ, शिंदे के मुख्यमंत्री बनने, उद्धव ठाकरे के जाने, खासकर हाँ उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिहाज से भी आपकी कमेंट्री महत्वपूर्ण है। जी, मैं 2-3 चीजें जल्दी से कर दूं। एक तो मेरे ख्याल में ये शिंदे ने कोई बार्गेनिंग नहीं की है। जब शिंदे साहब गोवा से वहां आए तो वो चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आए थे, वो अपनी पार्टी कैसे कैसे होगी इसके लिए आए थे, और उनको ये चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया है। ये उन्होंने कोई बार्गेनिंग करके नहीं लिया है कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ तब मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। वो इस स्थिति में ही नहीं थे। तो मतलब मैं आई एम नॉट यूजिंग अ हार्श वर्ड, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो बार्गेन करते। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीपोल अलायंस की बात होती है ना, तो भाई अगर प्रीपोल अलायंस था तो उस समय भी तो उद्धव ठाकरे गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि प्रीपोल अलायंस में मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए आपने कहा था। जो ये 2 साल वाला सिचुएशन था, इसमें इससे तो भाजपा पहले ही बच सकती थी। हाँ, और तीसरी बात मैं एक चीज और कहूंगा कि ये जो अगर मतलब मैं आनंद जी की बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देवेंद्र फडणवीस कभी भी सोनिया गांधी या शरद पवार के रोल में नहीं हो सकते हैं, ना आज हो सकते हैं ना कल हो सकते हैं। सोनिया गांधी अपनी उस पार्टी की एक तरह से हाई कमान है और उसी तरह से शरद पवार हाई कमान है। तो ये देवेंद्र फडणवीस उस पूरे उसमें, नड्डा जी अगर फोन कर देते हैं तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ता है। तो देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में भी ये स्थिति नहीं है कि वो अपने मन से निर्णय ले रहे हैं। अब मैं आ जा रहा हूं कि ये क्यों हुआ। ये बिल्कुल क्लियर है कि मराठा 30% हैं, ब्राह्मण 3% हैं। पिछले वाले उसमें भी जब फडणवीस साहब थे तो वो मराठा रिजर्वेशन का एक बड़ा आंदोलन चला था। ये जैसे ही ये आएंगे ये फिर से आंदोलन हो जाता है। अब अगर मराठा एक बैठ के उस आंदोलन को टाले, उनको कुछ आगे के लिए करे तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा बनिस्बत एक ब्राह्मण के। तो एक तो ये वोट की बात थी। दूसरा, भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उत्तर प्रदेश के बाद 80 सीट के बाद महाराष्ट्र दूसरी स्टेट है जहां पे 48 सीट हैं, और इस समय बीजेपी शिवसेना अलायंस की 41 सीट्स हैं। तो जो वो कोशिश हो रही थी, जो आप ये भी ध्यान रखिए कि उद्धव ठाकरे का जो इस्तीफा देना, एमएलसी से भी इस्तीफा देना, वो बेसिकली शिव सैनिकों की सहानुभूति लेनी थी। क्योंकि अब 2 तरह की शिवसेना है। एक शिवसेना जो बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, और एक शिवसेना जो पार्टी के रूप में जिसके उद्धव ठाकरे प्रमुख हैं, तो उनकी सहानुभूति लेना चाह रही थी। उस सहानुभूति को ऐसा बीजेपी के जो भी ये रणनीतिकार हैं उनको ऐसा लगा कि अगर हम बीजेपी इसको कर देंगे तो वो उनको कहीं ना कहीं वो प्ले करने को मिल जाएगा। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो बार बार ये कहें शिव सैनिक को बनना चाहिए, शिव सैनिक को बनना चाहिए, तो भाई शिव सैनिक को बना दिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरी बात बस एक ही चीज समझ में नहीं आ रही, और अगर आप लोगों को भी इसमें कुछ लगे, क्योंकि ये गेसवर्क है कि ये जो गोवा में लोग हैं अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कल शिंदे जी फिर रात में चले गए गोवा, फिर सुबह दिन में उन्होंने बाढ़ के लिए फिर गोवा से वापस आ रहे हैं। ये बाकी जो 50 लोग वहां बैठे हैं, इनको तो भाई अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सुरक्षा भी प्रदान कर दी है, सीआईएसएफ या सीआरपीएफ की केंद्रीय एजेंसी इसकी। ये लोग मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं, ये चौपाटी क्यों नहीं आ रहे हैं? गुवाहाटी से गोवा आ गए, लेकिन अब यहां पे भी तो आए। और तीसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी को सूट करता है कि उनके पास एक वीक चीफ मिनिस्टर रहे, और देवेंद्र फडणवीस को केवल इसलिए लाया गया है, वो 5 साल वहां के चीफ मिनिस्टर रहे और सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने अच्छे से सरकार चलाई है। ये सरकार को बनाने में पूरा उनका योगदान रहा है, और इस समय जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में उस कैबिनेट में बैठेंगे तो आप खुद ही देख लीजिए, कल जो जिस तरह का माला उनको पहनाई गई वैसी माला उनको, जैसा शॉल उनको वैसा शॉल उनको। आज सुबह डीजीपी भी भाई देवेंद्र फडणवीस के यहाँ गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के यहाँ, वो सारा प्रोटोकॉल। तो वो जब बैठेंगे तो
टेक्निकली आप कुछ भी कह लीजिए, वो डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर की तरह ही काम कर रहे होंगे, लेकिन जो नाकामयाबी होगी उसका वो जाएगी शिंदे साहब के सिर पे, और जो कामयाबी होगी वो फडणवीस साहब के साथ आ जाएगी। और ये बिल्कुल प्लान्ड है, इसमें कहीं कुछ नहीं, पर इट इज एक्सीलेंट, मतलब ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड आई मस्ट एडमायर, हम इस पे बिल्कुल वो एडमायर करते हैं कि जब कूटनीति की बात या वोट की बात आती है तो बीजेपी बाकी पार्टी से कम 10 हाथ आगे है, जिसको कहते हैं दे आर मच है। तो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी एक और छोटी सी बात मैं अपने श्रोताओं को याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के काम इससे पहले भी किए। अगर याद हो 95 में जब एक बड़ा उत्तर प्रदेश में अटूट गठबंधन माना जा रहा था, जब सपा और बसपा मिलकर साथ लड़े थे, और राम लहर में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई थी, तो उस गठबंधन को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय एक भूमिका अदा की थी, जब उसने पहली बार मायावती को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया था। तब भी वो बड़ी पार्टी थी और उसने मायावती को जूनियर पार्टनर होने के बावजूद और बाहर से समर्थन दिया था तब तो। और बाकी बहुत सारी बातें तो आनंद जी, दोनों आनंद लोगों ने कही दी हैं। एक चीज़ जो मेरे समझ में अभी भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस मामले में थोड़ा सा वो भी हो चुका, और जिसको कहते हैं कि किरकिरी हो चुकी है पहले एक दो मौक़ों पर, और इस तरह की किरकिरी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह कतई पसंद नहीं करते। जिस तरह से राष्ट्रपति शासन हटा पिछली बार जब चुनाव के बाद 6 महीने बाद, फिर अजित पवार गए थे दिलीप और उनका देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, 3 दिन बाद फिर वो सरकार गिर गई क्योंकि अजित पवार फिर वापस आ गए और फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई। इस बार जो हुआ, कुछ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कदम में बहुत ही डेलिबरेट, बहुत नाप तोल के और बहुत सावधानी पूर्वक एक एक चीज़ें की गई थी। तब तक कोई बयान नहीं आया, तब तक कोई सामने नहीं आया था, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। उसके बाद जाकर फडणवीस का कोई साफ बयान आया, और उससे पहले भाजपा के स्तर पर गतिविधियां नहीं कोई थी। मुझे एक चीज़ और दिखती है, क्योंकि अभी भी ये जो पूरा मामला है ये 11 जुलाई को, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम लोगों को, 11 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट का फिर से सुनवाई होगी, ये जो बाकी 16 विधायकों की जो योग्यता खत्म करने वाला जो डिप्टी स्पीकर का फैसला था, उससे भी बहुत कुछ तय होने वाला है कि ये सरकार कहीं फिर से अल्पमत में तो नहीं आएगी। खुदा न खास्ता 1% भी अगर ये मान के चला जाए कि उसमें इन 16 विधायकों की सदस्यता जाती है तो सरकार अल्पमत में आएगी, और उस स्थिति में एक बार फिर से 10 दिन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो सकती थी, देवेंद्र फडणवीस की स्थिति खराब हो सकती थी या हो सकती है। तो इसलिए भी शायद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक ज़्यादा बेहतर विकल्प चुना है कि ये सारी कच्ची जिसकी होगी वो शिंदे के पाले में जाएगी। और बहुत बाकी सारी चीज़ें तो दोनों आनंद ने बताई ही। शार्दुल, आपके पास भी बहुत कुछ इस पर बताने को है। हाँ, देखिए, मैं जब आपने टॉपिक शुरू किया मैं हंस इसलिए रहा था, इससे पहले हम बड़े सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे, पर नेताओं की बात पे तो हंसा जा सकता है। मैं हंस इसलिए भी रहा था, नेताओं की बात पर हंसा जा सकता है। शार्दुल ने एकदम शटल तरीके से कमेंट किया कि नेता का मतलब राजनीति में हमारे यहाँ कॉमेडी चल रही है, आप हंस लीजिए। कॉमेडी चल रही है, पर मुझे एक तो नेताओं की तारीफ करना बहुत ही बुरा लगता है, जैसे आनंद जी ने कहा। मैंने अभी अशोक गहलोत की तारीफ की है, लेकिन नीतियों पर कर सकते हैं या उनके कामकाज के आधार पर ऑब्जेक्टिव तरीके से। मुझे व्यक्तिगत तौर पे करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता नेताओं की तारीफ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो पिछली बार जैसे दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता, इन्होंने बड़ी सही स्ट्रैटेजी बनाई। आप देखिए 21 तारीख को जब MLC का ये सब चल रहा था, उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। स्पीकर है नहीं, तो उन्होंने उसे काउंटर किया वहीं कि जब शिवसेना या ये सरकार इन विधायकों को कराने जाएगी तो एक लीगल ऑब्जेक्शन फाइल हो चुका है कि डिप्टी स्पीकर पे ही ऑब्जेक्शन है उसकी क्रेडिबिलिटी पे, तो वो डिसीजन कैसे लेगा, और सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ। दूसरी बात ये कि इस सब मामले को चुप्पी से बिठाए रखना, उनकी नाक के नीचे से निकाल के ले जाना। तो मुझे लगता है कि अभी भले ही वो डेप्यूटी स्पीकर बने हों, और उसका एक कारण और भी है, उस पर आऊँगा मैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कद बड़ा है भाजपा में स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में। पहले ये सरकार के बाहर रहने वाले थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाकर इन्होंने एक काम और किया, क्योंकि शिवसेना का मॉडल पहले क्या रहता था कि आपका नेता कुछ भी हो लेकिन रिमोट कंट्रोल मातोश्री में रहता था।
ठाकरे परिवार के पास। लेकिन अब मुख्यमंत्री अगर शिंदे हैं तो वो शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मज़े की बात यह है कि अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो उन्होंने जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका कुछ भी अभी तक कानूनी तौर पे नहीं किया उल्लंघन, क्योंकि और ये उद्धव ठाकरे की गलती रही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था विधानसभा में आकर। विधानसभा के फ्लोर पर अगर वो टेस्ट कराते तो वो विप का उल्लंघन होता, तो एंटी पार्टी लॉ लागू हो जाता। लेकिन उन्होंने फेसबुक लाइव करके इस्तीफा दे दिया। और जो आनंद जी ने बोला कि गोवा में क्यों बैठे हैं, जहां तक मुझे लगता है, और ये भी गैस ही है, वो सीधा विधानसभा पर ही लाएंगे सबसे पहले विधायकों को, फ्लोर टेस्ट के बाद, उसके बाद होगा। तीसरी चीज, फ्लोर टेस्ट आज ही था ना? अच्छा आज हो गया, देखिए कल कल है, हम रिकॉर्डिंग फ्राइडे को कर रहे हैं ना। तो अच्छा एक चीज़ और, जो मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि उद्धव ठाकरे, पवार या बाल ठाकरे नहीं है, जैसे आपने मायावती जी का उदाहरण दिया, ये सारे लीडर मास बेस हैं। अगर कुछ भी बात होती है, मायावती जी अब नहीं करती, उम्र हो गई है और बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं, पर अपने चरम पर आप कुछ भी कहेंगे वो अपने बेस में उतर जाती थी। उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं, फेसबुक लाइव पे कौन इस्तीफा देता है? और मैं मतलब फेसबुक लाइव पे लोग मतलब हमारे जैसे लोग या आईटी विभाग के लोग देते हैं कि मेरे बॉस की मैंने चंपक कर दी, ट्विटर पे वायरल कर दिया इस्तीफा। भाई आप, और जमीन की राजनीति का विकल्प सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया उसमें मल्टीप्लाइंग फोर्स है। हाँ, मतलब ये बात तो खैर हम लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन ये बात सच है, ये बात स्थापित है कि उद्धव के अंदर नेतृत्व की वो क्षमता नहीं थी। वो शायद परिवार के नाम पे और बाला साहेब के नाम का जो चमत्कार था, या जो उनकी छवि थी या जो लेगेसी थी, उसके दम पर राजनीति करना चाह रहे थे, पर उस दम पर राजनीति होती नहीं है। आपका कनेक्ट क्या है लोगों से, कैडर से, नेताओं से, सहयोगियों से, वो बहुत मायने रखता है। दो बात और, पहला, ये ठाकरे परिवार का असली इम्तिहान, एक तो जो इन्होंने अब ये किया, ठाकरे परिवार लगभग नगण्य है, क्योंकि आप संख्या से देखें तो असली शिवसेना ये है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके हाथ में क्या पावर रह जाएगी? गृह विभाग, उप मुख्यमंत्री बन के, जैसा आनंद जी ने भी कहा, गृह विभाग, फाइनेंस विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास, भाजपा के पास आने की पूरी संभावना है, और मुख्यमंत्री की पावर उनके पास है। और बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, बीएमसी के चुनाव, शिवसेना का मुंबई ही सत्ता केंद्र है, इसीलिए तो विधायकों को नहीं आने दे रहे, और वहां से पैसा भी आता है। अगर बीएमसी के चुनाव में शिवसेना, ये ठाकरे परिवार का इम्तिहान है, वो हार गए, तो आप ये समझ लीजिए ठाकरे परिवार फिलहाल तो राजनीतिक शून्य में है। और एक और चीज़, इन्होंने एक और मैसेज दिया है शिंदे को बना के, कि देखिए जितने भी ये दल हैं, इसमें आपका फ्यूचर पे एक सीलिंग है, लेकिन भाजपा में देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा का इन्होंने दिया, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, देखिए इन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमारे दल में आने के बाद आपके राजनीतिक, क्योंकि सब भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, सब चाहते हैं बनना राजनीति में, इसीलिए हैं, आपका भविष्य है, आप हमारे यहाँ आइए, आपको सत्ता में बिठाया जाएगा। ठीक बात। आनंद, कोई आखिरी टिप्पणी आपकी? इसके बाद हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। नहीं, तो हम रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा आनंद, आप ही अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दीजिए। नहीं, मैं 2 रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, लेकिन पहला है, वो रिकमेंडेशन नहीं है, एक सलाह है, थोड़ा अनसॉलिसिटेड है फिर भी, लेकिन चूंकि ऐसा कभी-कभी बिन मांगी सलाहें दी जानी चाहिए। हाँ, तो जैसे पहले भी ऐसा कई बार हो गया है, कई बार हुआ है, कुछ श्रोता मेल वगैरह भी करते हैं चाहे, तो एक चीज मैं हालांकि किसी का रिप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने 1-2 बार बताई है हफ्ता में भी कि बहुत चीजों पर जो लोग इसमें कोई पैनल में शामिल है, वो अपनी राय नहीं, विचार नहीं देके, कई बार ये भी मैं कई बार ऐसा चुनता हूँ कि अगर किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाए उस एक सोशल फेनोमेनन की तरह, हिस्टोरिकल प्रोसेस की तरह, तो वो एक्सप्लेनेशन जो है, राय नहीं, उसका जस्टिफिकेशन नहीं होता। मतलब वो है कि वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है अपना उसकी जो भी सीमाएं हैं उसमें, कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई विज्ञान तो है नहीं, लेकिन उसकी जो समझ है। तो एक बार एक दीपांकर गुप्ता जो समाजशास्त्री हैं,
उन्होंने द हिंदू में एक लेख लिखा था सैक्रिलेज पर। वो मेरा एक रिकमेंडेशन है। उसमें भी उन्होंने शुरू में समझाया है कि एक्सप्लेनिंग अ फेनोमेनन इज नॉट जस्टिफाइंग इट। तो सिख सैक्रिलेज का इश्यूज वगैरह आया था उस पर उन्होंने, तो वो उसको पढ़िए, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग तो खैर, मैं विशेषकर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, वो तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, तो उनको भी कई बार ये सब समस्याएं आई होंगी कि उनके एक्सप्लेनेशंस को उनकी राय मान ली गई होगी। तो एक वो एक आर्टिकल जो है हिंदू में मेरे ख्याल से पिछले वर्ष आया था, जब सिख सैक्रिलेज का मुद्दा आया था। एक वो दूसरा है ये मेरा कि ये जो हमारे जो ज्यादा संभावना है राष्ट्रपति होने ही वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये महिला आदिवासी समाज से आती हैं, तो आदिवासी प्रतिनिधित्व को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 6 ट्राइबल मेंबर्स थे, उसमें एक थे जयपाल सिंह मुंडा, जो कि बहुत प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भी थे, और उन्होंने 19 जनवरी 19 जनवरी 1946 को उन्होंने पंडित नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो उन्होंने 11 तारीख को रखी थी, उसको 13 को रखी थी, 13 जनवरी को, उसी महीने उसी साल। उसके जवाब में उन्होंने जो आदिवासी समाज है उसके प्रतिनिधित्व की कमी, क्योंकि जो दलित समाज था उसको लेके बड़ा मूवमेंट था, अम्बेडकर थे और भी कई मूवमेंट्स थे। आदिवासी समाज इन्होंने स्थापित की थी 1938 वगैरह में, तो उसको लेके उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन दिया था कि उसके प्रतिनिधित्व की क्यों जरूरत है। और चूंकि वो एक्टिविस्ट थे, तो एक्टिविज्म का एक प्रकृति होती है चीजें एग्जेजरेट करना, तो वो एक लच्छेदार भाषण भी है, लेकिन कई चीजें उन्होंने सामने लाई। और वो आईसीएस में भी थे जो रिजाइन किया, ओलंपिक्स में भारत के हॉकी खिलाड़ी थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, झारखंड मूवमेंट के अग्रदूत थे। तो ये मतलब एक पूरा जो है आदिवासी समाज और एक पूरा इतिहास अपने में समेटे हुए थे, तो एक मतलब जीवन में कई जीवन उन्होंने जिए थे, तो उनका कुछ लिखा हुआ उन पर कोई जीवनी वगैरह उपलब्ध बहुत ठोस ढंग से तो नहीं है, लेकिन उनके नोट्स प्रभात खबर जो रांची से छपती है, उसमें एक बार सीरियल के एक सीरियलाइज ढंग से छपा था। उसका नाम है लो बीर सुंदरा, वो एक मेरा रिकमेंडेशन है। वो एक किताब के रूप में भी छपी है, वो उनके नोट्स हैं, सिर्फ ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लेकिन उसी तरह का है, डायरी कह सकते हैं। तो यही दो मेरे रिकमेंडेशन। ठीक बात। अब मैं आनंद सिंह से चाहूंगा, आनंद वर्धन सिंह से, कि वो अपना रिकमेंडेशन दें। जी, मैं एक बात और जोड़ दूं जो आनंद जी ने कहा, क्योंकि मेरी किताब में ये मेंशन है और मैं उस लोभ को नहीं रोक पा रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था और 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट हुआ था। ये मैंने इसलिए क्योंकि मेरी किताब का ही पार्ट है। मैं 2 रिकमेंडेशंस देना चाहूंगा, एक किताब के लिए और एक घूमने फिरने के लिए। और किताब में चूंकि बेमानी करूंगा अगर मैं अपनी किताब का नाम ना लूं, वो दूसरी किताब होगी। पहली किताब मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ही किताब जीवन में पढ़नी हो, सिर्फ एक किताब, तो वो किसी भी व्यक्ति को जो इस तरह का है, वो सेपियंस पढ़नी चाहिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक आपका जो भी इसको पढ़ेगा उसका आउटलुक काफी कुछ चेंज होगा। हरारी की किताब है, बेहतरीन है, उसको पढ़ना चाहिए। और दूसरी किताब जरूर हे राम टू जय श्री राम पढ़नी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, जो मेरी लिखी हुई है। दूसरा रिकमेंडेशन मेरा घूमने फिरने को लेके है। घूमना फिरना जितना हो सके वो करिए, क्योंकि भ्रमण में है, वो भी एक बहुत बड़ा टीचर होता है, वो भी आपको सिखाता है। लेकिन मैं अगर एक ही जगह जाना हो मुझे इस जीवन में, और हिंदुस्तान की एक जगह जाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेह लद्दाख जरूर जाइए।
लद्दाख अगर आप जाते हैं तो आपको अपने देश के जो एक अंदर से एक जो गर्व, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, वहां के लोग इतने साफ सुथरे, 0 FIR, हमारे देश का ऐसा पानी साफ, हवा साफ, मतलब सारी चीजें साफ सुथरी, दुर्गम इलाका, लेकिन कहीं से किसी के मुंह पे कोई शिकन भी नहीं दुख की। तो मैं 2 रिकमेंडेशन, किताब अगर पढ़नी है तो 2 पढ़िए, सेपियंस और हैरान टू जय श्री राम, और घूमना है अगर एक ही जगह तो लेह लद्दाख। थैंक यू सो मच। जी एक चीज जी मैंने जो सिंह साहब ने कहा, मैंने कहा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया, लेकिन जयपाल सिंह उस चर्चा में शामिल हुए दिसंबर तक, 19 दिसंबर। हाँ ठीक है जी और हाँ, वो पारित जनवरी 22 को हुआ था, 1947। जी ठीक बात। वही प्रीएम्बल का रूप लेकर हुआ। जी तो मेरा 2 रिकमेंडेशन है। एक रिकमेंडेशन बहुत साधारण सा है लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिस तरह के हालात हैं, उसमें पिछले 8-9 सालों में एक नई विधा पूरी पैदा हो गई कि फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। जिस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन का दबाव बढ़ा है और फेक न्यूज़ का दबाव बढ़ा है, उसमें पूरी फैक्ट चेक की पूरी एक विधा डेवलप हुई और उस पूरे फिनोमेना को दर्ज करने का काम जिस आदमी ने किया उसमें प्रतीक सिन्हा और ज़ुबैर का नाम था, मोहम्मद ज़ुबैर। तो मोहम्मद ज़ुबैर को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। आप देखिए कि उनकी गिरफ़्तारी करने वाले, गिरफ़्तारी के पीछे जो लोग हैं वो क्या करते रहे हैं और उनका जो काम है किस तरह से वो काम कुछ लोगों की आंखों में चुभता है। तो उसको देखने के लिए आपको ऑल्ट न्यूज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑल्ट न्यूज़ को ज़रूर देखिए जाइए। पहले भी हम लोगों ने उसको रिकमेंड किया है, एक बार फिर से इस समय स्थिति है। और दूसरा, ज़ुबैर के ऊपर प्रताप भानु मेहता का एक ऑपेड है इंडियन एक्सप्रेस में, उसको पढ़ा जाना चाहिए मुझे लगता है सबको। इसके अलावा कुछ और शार्दुल आपको मेरी रिकमेंडेशन? अच्छा शार्दुल की रिकमेंडेशन मैं भूल ही गया। मेरी 3 रिकमेंडेशन है। देखिए, पहला तो है इंडियन। सेकंड, शार्दुल आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। अच्छा, मेरी पहली रिकमेंडेशन है इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये भयंकर गर्मी और बाढ़ आ रही हैं, उसमें जो ये जलवायु परिवर्तन है उसका क्या योगदान है, और उसका बहुत बड़ा योगदान है वो। दूसरा, न्यूज़ लॉन्ड्री के 2 रिकमेंडेशन और। पहला, मनीषा का एक लेख है कि हम मीडिया पर रिपोर्ट क्यों करते हैं, तो न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर वो पढ़े क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी है। एक तरह का वो विजन डॉक्यूमेंट है न्यूज़ लॉन्ड्री का। जी, तो क्योंकि मीडिया जो हमने आज बात की उसमें मीडिया की गड़बड़ी बहुत बड़ा रोल है जिसके बारे में सब बात नहीं करते, और मीडिया में तो खासतौर से आपस में एक दूसरे की आलोचना करने की पद्धति नहीं रही है। तो तीसरा, आज हम बात कर रहे थे रिफॉर्म की समाज में, और उसमें तो न्यूज़ लॉन्ड्री का एक पॉडकास्ट है, उसमें आनंद भी साथ में थे, रिलीजन के ऊपर, LTA, ठीक बात, 2 एपिसोड का, वो ज़रा सुनिए। उसमें मैं भी हैं, आनंद भी हैं, अभिनंदन हैं, रमन सर हैं, बनीशा हैं और महराज हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने बात की थी पिछले साल के रिलीजन के बारे में, रिलीजन की उपयोगिता क्या है, कितनी है, अब कितनी बची है, अपने अपने विचार वो सुनिए। ये तीनों रिकमेंडेशन। ठीक बात। तो इसके साथ ही हम एक बात है कि रिकमेंडेशंस जो है कई बार बताने में बहुत समय मैं विशेषकर लगा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि कोई चीज रिकमेंड क्यों की जा रही है इसको बताने में तथ्य जरूरी, हाँ मतलब संदर्भ बताना जरूरी है। नहीं तो कहेगा कि लगता है कि प्रश्न उठेगा कि भाई ये क्यों रिकमेंड कर रहा है। कई बार इसीलिए पॉडकास्ट है ना। तो कई बार बताने के बाद खुद ही लगता है कि ज्यादा समय दे दिए। बताइए, ज्यादा समय लेने के चक्कर में कई बार होता है कि एक पार्टी का रिकमेंडेशन रह ही जाता है, भूल गया था। नहीं, पर आना लगातार आत्मावलोकन बड़ा समझदार और बुद्धिमान होने की निशानी है। ठीक बात। तो आज की चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। आनंद जी, संदीप जी, आनंद वर्धन सिंह जी और शार्दुल, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।